जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत जिंदाबाद होंगे। और दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं एक बार आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर। और उसको शुरू करने से पहले आप सबकी मुस्कुराहटें देखना चाहता हूं कि एक बार स्माइल करके दिखा दें और फिर भैया कस के उस कमर को बैठ जाएं। मैं जानता हूं दोस्त आपका हाथ हर रोज दुखेगा, हर रोज आपकी मेहनत साथी जो है वो चरम पर पहुंचती जाएगी, वो पीक पर पहुंचती जाएगी। लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, तुम साथी थकना मत। और जब तुम थको तो खुद से बस एक ही मैसेज देना, खुद को सिर्फ एक ही संदेश देना कि मैं इससे ज्यादा मेहनत करूंगा। कहते हैं एक धावक ने कहा कि मैं हर रोज 25 किलोमीटर दौड़ूंगा, लेकिन किसी ने पूछा कि जिस दिन आपका बर्फ पड़ने लग जाएगी तब क्या करोगे, तो उसने कहा मैं उस दिन 50 किलोमीटर दौड़ूंगा। तो आपका हौसला उस तरह का होना चाहिए साथी कि आपको थकना नहीं है। तो तैयार हैं एक बार सारे लोग? जी भैया तैयार हैं, तैयार हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर प्रॉमिस भूलना नहीं। प्रैक्टिस सेट पिछले रिवीजन आप करते रहेंगे, जिसको पढ़ते रहें उसको रिवीजन करते रहें, ठीक है। आगे कोई दिक्कत कोई परेशान? गुरुजी यूट्यूब पर सीजीएल की वंडर क्लास के प्रॉमिस का क्या हुआ? आप भी हमारा पागल बना रहे थे, आपने यूट्यूब के लिए बोला था। अगर मेरे दोस्त आप कहीं से भी ऐसे मेरे शब्द दिखा दो मुझे कि मैंने ये यहाँ पर बोला था यूट्यूब के लिए और मैंने नहीं कराया, ठीक है, तो आज ही कराऊंगा। अगले 36 घंटे निरंतर पढ़ाना पड़ेगा तो पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं बोला। एप्लीकेशन के लिए बोला था। साथी ध्यान से मेरे वर्ड सुनना, मैं झूठ नहीं बोलता और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। यही मेरी आइडेंटिटी है, यही मेरी पहचान है। और ना कभी जीवन में ऐसा होगा कि मैं कुछ बोलूं और उसको मैं ना करूं। जो मैं ना कर पाऊंगा उसको मैं साथी बोलूंगा ही नहीं, इस बात के लिए आश्वस्त रहना। इसीलिए कुछ भी लिखने से पहले उसको सोचना, समझना और ध्यान से सुनना है कि क्या बोला था। ओके, शुरू करें भैया। तो आपका इस नटखट बच्चे के प्रश्न से हमने शुरुआत कर दी। रिवीजन के 10 क्वेश्चन गजब तरीके से आंसर दे दो। विदेशिया कहाँ का है? या जहां भी आएगा झीझिया, विदेशिया, जीतिया, क्या बोलेंगे? भैया जी बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। केलुचरण महापात्रा किससे संबंधित थे? भैया ओडिसी थे। उन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना कब की थी? 1993 में की थी, ओडिशा में। थी बाला सरस्वती। बालकों में सरस्वती का रूप कहां पर देखा जाता है? तो बालकों में सरस्वती का रूप देखा जाता है भैया भारत में, भरतनाट्यम। क्या बोलोगे? भैया भरतनाट्यम होता है आपका। भारत में पहला बाणगंगा जो उत्सव मनता है, महाराष्ट्र के याद है कल के विठोवा? विठोवा बताया था, महाराणा जी से याद कराया था भैया। एलिफेंटा बताया था मैंने आपको, काला घोड़ा बताया था, खंडोवा बताया था। तो कब शुरुआत हुई? 1932 में हुई। पहला फुटबॉल विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। सॉरी, ये नहीं पूछा, पूछ रहा है किस देश ने उसको जीता था। 1930 में जब आयोजित हुआ तो कौन से देश ने उसको जीता था? जहां पर आयोजित हुआ था उरुग्वे ने ही भैया उसको जीता था। किसने? उरुग्वे ने ही जीता था। टेबल टेनिस में नेट की ऊंचाई कितने इंच होती है? भैया 6 इंच होती है। कितनी? 6 इंच। और अगर पूछ ले टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? टेबल 76 सेंटीमीटर ऊंची होती है। महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी थी? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। पूछ रहा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो थी वो गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखी थी। उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया वो किसने किया? महादेव देसाई ने किया। किसने किया? जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, गांधी जी के सचिव थे, महादेव देसाई। धुआंधार जलप्रपात कहां पर स्थित है? एमपी में स्थित है। कोहरे में किस रंग का प्रकीर्णन, कौन सा कलर जिसकी स्कैटरिंग साथी सबसे कम होती है? भैया रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। स्कैटरिंग की वजह से ही आसमान नीला, टिंडल इफेक्ट साथी आदि दिखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो क्या बोलेंगे भैया? ये जीता था आपका यानिक सिनर ने। और जरा बताना यानिक सिनर मैंने आपको कहाँ के खिलाड़ी बताए थे? यानिक सिनर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो क्या बोलेंगे भैया? इटली के खिलाड़ी हैं। स्कोर बता दो एक बार। जितना झूठ स्कोर यहाँ लिखोगे उतना ही कम स्कोर एग्जाम में आएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। सही सही स्कोर बताना एक बार बताएंगे। मोहित चौधरी जी का स्कोर 9 है, मनु निकी का स्कोर 9 है, नितिन कुमार जी 9 है। मेरे दोस्त एक भी कम नहीं होना चाहिए, कल से एक भी स्कोर कम नहीं होना चाहिए, एक भी मार्क कम नहीं आना चाहिए। स्कोर कल परफेक्ट स्कोर आना चाहिए, 10 आउट ऑफ 10 सबसे उम्मीद करेंगे।
और उसके लिए आज की क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कर दे भैया, कर दे भैया चढ़ाई। जी भैया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है? एकमात्र आपका साथी क्या है? एकमात्र आपका साथी क्लासिकल डांस है। कैसा क्लासिकल डांस है? जिसका मुस्लिम संस्कृति से संबंध है, ठीक है, और कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों चीजों के साथी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिंदू और मुस्लिम जो साथी आपका स्टाइल है उसके सिंथेसिस को दर्शाता है, वो कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया वो कथक है। क्या बोलोगे? भैया जी वो कथक है। कथक कहाँ पर साथी परफॉर्म होता है, आप बताएं मुझे। कथक कहाँ का नृत्य है? ये साथी साउथ इंडिया में होता है कि नॉर्थ इंडिया में होता है? बताएंगे एक बार। साउथ इंडिया की नॉर्थ इंडिया में? तो आप कहेंगे भैया कथक जो है इसका अन्य नाम है, कथक जो है इसका अन्य नाम होता है आपका नटवरी। क्या बोलते हैं? नटवरी किसको कहा जाता है? नटवरी डांस किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया वो कथक को कहा जाता है। किसको? कथक को कहते हैं। पहला प्रश्न। कथक जो साथी वर्ड है, कथक शब्द जो है आपका, कथक जो वर्ड है ये कथा से आया है। किससे आया है? कथा से आया है। कथा, कथा से आया है। कथा मतलब स्टोरी से आया है। स्टोरी बोलते हैं ना कथा को। किससे आया है? कथा से आया है। याद रख लेना, इसमें जो साथी आपका घुंघरू जो पैरों में पहने जाते हैं और चक्कर, घुंघरू और चक्कर का प्रयोग किसमें होता है? तो क्या बोलेंगे आप? पायल भी लिख सकते हैं उसको, पायल भी लिख सकते हैं। आदि का प्रयोग किसमें होता है? पैरों में घुंघरू बांध के कौन सा डांस किया जाता है? तो भैया आपका कथक किया जाता है। मुझे कथक के कुछ कलाकार आप बताएं, कथक के कुछ आर्टिस्ट बताएं, कुछ डांसर बताएं। पहले मुझे बताओ कथक को रिवाइव किसने किया था? कथक को रिवाइव किसने किया जब ये अपनी पहचान खो गया था? कथक को रिवाइव अर्थात पुनर्जीवित की हम बात करें साथी आपसे कि किसने इसको पुनर्जीवित किया, तो क्या बोलेंगे? उनका नाम है लेडी लीला सोखे। क्या बोलोगे? लेडी लीला सोखे ने, लेडी लीला सोखे ने भैया क्या किया था? इनको रिवाइव किया था। किसको? कथक को। दूसरा मैं आपसे पूछूं कलाकार कौन कौन से हैं? तो कथा कौन सुनाते हैं आपको? जब आपके यहाँ कथा होती है तो कौन सुनाते हैं? कौन डांसर्स हैं? तो जितने भी महाराज जी हैं, रूट वर्ड याद करो भैया, जितने भी महाराज जी हैं वो कथा सुनाते हैं। कथा कौन सुनाते हैं? महाराज जी। जैसे अच्छन महाराज हो गए, किसी एक महाराज का नाम आप भी लिखें। अच्छन महाराज हो गए भैया। जैसे मेरे दोस्त लच्छू महाराज हो गए। क्या बोलोगे? लच्छू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए। और एक आपका बिंदादीन महाराज हो गए, बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज हो गए, सुखदेव महाराज हो गए। तो आप समझ गए ना बात। महाराज जी क्या सुनाते हैं? कथा। महाराज जी सुनाते हैं आपका कथा, ठीक है। एक तो याद करा हमने कथा, और दो वर्ड है इसमें कथा और थक, ये रूट वर्ड है इसको याद करने के, थक। तो आप कब नहीं थकोगे बताएं जरा? तो भैया थकेंगे हम तब नहीं, याद रख लेना, अगर हमको कोई प्रेरणा दे दे, मोटिवेशन दे दे। प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे है? प्रेरणा, अगर अच्छी प्रेरणा मिल जाए तो फिर थकेंगे थोड़ी, तो क्या बोलेंगे? प्रेरणा श्रीमाली। ऐसे ही प्रेरणा देश पांडे। क्या बोलोगे? प्रेरणा देश पांडे। क्या बोलोगे? प्रेरणा देश पांडे। आप सोचो नाम रोशन कौन करेगा? रोशन कुमारी। रोशन कुमारी का संबंध किससे है? नाम रोशन कौन करेगा? तो आप कहेंगे भैया वो नाम रोशन करेगा जो थकेगा नहीं। भाई उसी के तो मार्क्स होंगे, उसी के तो पेरेंट्स को इज्जत मिलेगी। क्या बोलेंगे आपका? फिर आता है आपका चारू चंद्र लेखा, जो चंद्रमा तक लिखता लिखता पहुंच जाए। तो लिखने से थकोगे तो नहीं? बोलो भैया ये नोट्स मैं किसके लिए बनवा रहा हूँ? अपने लिए बनवा रहा हूँ या तुम्हारे लिए बनवा रहा हूँ? दोनों के लिए, आपके लिए भी अपने लिए भी। अपने लिए इसलिए क्योंकि जितना आप चमकेंगे उतना ही आगे मैं जाऊंगा। चारू चंद्र लेख, तो चंद्रमा तक लिखते लिखते पहुंच गए, यानी भैया थकता नहीं है, थकता नहीं है। मुझे बताओ सितारे किसके बुलंद रहेंगे? जो थकेगा नहीं। सितारा देवी, सितारे किसके चमकेंगे लाइफ में? तो आप कहेंगे भैया जो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से देखें,
अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज, ठीक है, प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा देश पांडे, रोशन कुमारी, चारू चंद्रलेखा और सितारा देवी। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? कथक से जुड़े हुए हैं। क्या बोलेंगे? कथक से जुड़े हुए हैं। खुल्लम जो फोक डांस है, क्या बोलोगे? खुल्लम जो फोक डांस है, ये साथी किस राज्य से रिलेट करता है? झारखंड, मिजोरम, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़? तो खुल्लम है आपका साथी, याद रख लेना, मिजोरम। याद रखना दोस्त, जहां कहीं पर भी लम आए बाद में या टम आए, बोलो लम टम, नोट कर लो कहीं किनारे पर, लम टम बाद में किसकी पहचान होती है? मिजोरम की पहचान होती है। जैसे कौन से हो गए? आपका जंग तालम हो गया, एक आपका जंग तालम। क्या बोलोगे जी? भैया जंग तालम हो गया आपका। जंग तालम कहाँ का डांस है? तो आप कहेंगे भैया मिजोरम का है। चेरोकान कहाँ का है आपका? चेरोकान डांस कहाँ का है? मैं आपसे पूछूं थंगलाम डांस कहाँ का है? थंगलाम, थंगलाम, लम हो या लाम हो एक ही बात है। चेलम हो गया, जैसे चेलम, लम या लाम हो गया, इसको थंगलम याद कर लो, चेलम याद रख लो। खांटम कहाँ का डांस है? खांटम, क्या बोलोगे? खांटम कहाँ का डांस है भैया? खांटम कहाँ का डांस है? तो आप कहेंगे भैया ये कहाँ का हो गया आपका? जैसे चेरो कान से याद रख लेना, चेर, चेराव। देखो चेर को ऐसे याद रख लेना, चेर, तो चेरी खा के क्या आ गए? मजे आ गए। तो चेरी जिनमें आ जाए, चेरी आ जाए, एक पहचान तो चेरी होगी। चेरी खा के क्या आ गए? मजे आ गए। और बाद में क्या है आपका? लम और टम। लम और टम ये किसकी पहचान है? हमेशा मिजोरम की पहचान है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पहले वाले झारखंड के दो डांस बता दो मुझे। झारखंड को हम हमेशा बोलते झरना। झरने में कोई आदमी पैक लगा के पहुंच गया, पैका, क्या बोलेंगे? पैका। और कैसे नहाया? फिर झूम झूम के नहाया, झूम झूम के, झूमर। हरियाणा की बात करें साथी आपसे, हरियाणा के लड़के कुश्ती में क्या कर देते? धमाल, धमाल करते हैं भैया। और फिर बनते हैं उनके लिए ढोल मंजीरा, मंजीरा बजाया जाता है उनके लिए, वहां पर मंजीरा होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ याद है? छत्तीसगढ़ महाभारत का युद्ध कैसे याद कराता था मैं? महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ था जरा बताना। आप बोलोगे भैया 18 दिन। कौन लड़े थे महाभारत के युद्ध में? भैया पांडव। अगर पांडवनी लड़ती, पांडवनी, लड़कियों की लड़ाई देखी है तुमने कभी? नहीं। लड़कियों की लड़ाई देखी है तुमने? तो पंडवानी लड़ती भैया तो कितने दिन लड़ती? भैया 36 दिन, दुगना चलता पक्का। पांडवनी, क्या बोलोगे? पांडवनी। और सुवा डांस, सुवा बहुत पूछा जाता है, वह कौन सा डांस है जिसमें महिला तोते की तरह नाचती हैं? क्या बोलोगे? महिला तोते की तरह नाचती हैं। नवा रानी, क्या बोलोगे? नवा रानी डांस कहाँ का है? भैया वो छत्तीसगढ़ का है। पूछूंगा तुमसे कल, कल पूछूंगा। अरे ये सच में है, इसको मजाक मत मान लेना कि महिला तोते की तरह नाचती है। कभी सोच रहे हो कि मैं अपने पास से बता रहा हूँ? पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का। क्या बोलोगे? पांडवनी कितने दिन लड़ती? भैया 36 दिन लड़ जाती। दशहरा हिंदू कैलेंडर के महीने में मनाया जाता है। थम्स अप करके बताओ कि भैया हिंदी के महीने आज ही सीखेंगे, आज ही सीखेंगे। कहाँ से शुरू होते हैं? चैत्र बैसाख से शुरू होते हैं। पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। दूसरा महीना कौन सा होता है साथी? आपका बैसाख होता है, ठीक है। अश्विन भाद्रपद ऐसे चलता है। और अंतिम महीना बताओ। तो हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना, गूगल कर लोगे इसको? जी भैया हम कर लेंगे। पहला महीना कौन सा होता है? जो नहीं जानते हिंदी के महीने वो जान लेना। फागुन, फागुन कौन सा महीना होता है? ये अंतिम महीना होता है, अंतिम महीना हिंदी कैलेंडर का, द लास्ट मंथ ऑफ हिंदी कैलेंडर। क्या बोलोगे? ये लास्ट मंथ होता है भैया। क्या होता है? लास्ट मंथ होता है, ठीक है। अब बात कर रहा दशहरा हिंदू महीने में कब मनाया जाता है? इंग्लिश के कैलेंडर में तो चेंज होते रहते हैं, हिंदी में फिक्स होते हैं। तो हिंदी कैलेंडर में क्या बोलेंगे? 10 दशहरा। तो दशहरा कब मनेगा आपका? अश्विन में मनाया जाता है। अश्विन में एक और मनाया जाता है साथी आपका दुर्गा पूजा। क्या बोलोगे? दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो ऐसे याद रखते हैं इसको। आपको जीतने हैं 10 दुर्ग, दुर्ग बोलते हैं किले को, फोर्ट को। 10 दुर्ग जीतने हैं। तो कैसे बैठ के जीतोगे भैया? अश्व पे बैठ के, अश्व बोलते हैं घोड़े को। तो अश्व पे बैठ के क्या करोगे? 10 दुर्ग आप जीत लेंगे, 10 दुर्ग जीत लेंगे। चैत्र महीने में क्या मनाया जाता है? रामनवमी, 9th डेट को, नवमी इसीलिए है। और हनुमान जयंती।
चैत्र को कैसे याद करते हैं भैया हम कि हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम जी के। और जो हनुमान जी के भक्त हैं वो किसी से चैट नहीं करते, वो लड़कियों से चैट नहीं करते। तो चैत्र में रामनवमी, इसको चैट याद रख लेना, रामनवमी और आपका हनुमान जयंती। होली बहुत पूछा जाता है साथी, होली बताओ। होली में क्या हो जाता है? होली में भैया लग जाता है, लग। होली में लगन जाता है, क्या जाता है? होली में लग जाता है, रंग लग जाता है। थोड़ा रंग लगता है या पूरे पर लगता है? भैया पूर्ण रंग लगता है, पूर्ण। तो पूर्णिमा का मतलब होता है चंद्रमा पूरा है, पूरा चंद्रमा हो और लग जाए होली पर लगता है क्या? पूरे में रंग लग जाता है। दिवाली बताओ साथी, आपका दिवाली कब मनाई जाती है? बताएंगे एक बार भैया जी, दिवाली कब मनाई जाती है? दिवाली, तो आप बोलेंगे दिवाली मनाई जाती है भैया आपका कब? कार्तिक में। दिवाली में सब क्या करते हैं भैया? बम छोड़ते हैं। तो दिवाली में कारतक नहीं पहुंच सकते आप, कारतक। और अंधेरा रहता है इसीलिए दिए जलाते। अमावस्या का मतलब होता है जब चंद्रमा दिखे ना, जब चंद्रमा दिखता नहीं है। और जब फुल मून होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है जरा बताएं? आज ही है गणेश चतुर्थी, तो बड़ी पूछी जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद में चौथी डेट को, क्या बोलोगे? भाद्रपद महीने में आपका फोर्थ डेट को, चौथी चतुर्थी का मतलब क्या है आपका? फोर्थ डेट को मनाई जाती है। चतुर्थी मतलब चौथा, फोर्थ हो गया आपका, फोर्थ हो गया। रक्षाबंधन बताओ साथी, अभी हाल ही में मनाया गया रक्षाबंधन। देखो दिवाली के पास भैया दूज मनाई जाती है, तो वो कार्तिक महीने की दूसरी डेट होती है। दूज का मतलब सेकंड, तो याद रखोगे भैया दूज दिवाली के पास मनती है। यस और नो? जी भैया। मुझे बताओ रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन जिसको एसएससी ने बोला प्रोटेक्शन ऑफ टाई, क्या बोलोगे? क्या बोला था इसको एक आपका साथी? क्या बोला? प्रोटेक्शन ऑफ टाई, या इसको बोला आपका फेस्टिवल ऑफ टाई। क्या बोलोगे? फेस्टिवल ऑफ टाई, बांधने का जो फंक्शन है। तो बंधन किस में होता है आपका? रक्षाबंधन में। और रक्षाबंधन में सब आते हैं घर या नहीं आते? सब आते हैं भैया, सावन सब आते हैं। और पूरे हाथ पर, पूर्ण हाथ पर क्या राखी बंध जाती हैं। रक्षाबंधन जो मनेगा वो श्रावण मास की, साथी श्रावण मास की। अब इसको अंग्रेजी मत याद करने लगना, अंग्रेजी वालों के नंबर कट जाते हैं यहाँ। सीबीएसई बोर्ड वाले धम से गिर जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों तुमको भी किस में याद करने हैं? बोलो थम सब करके, जी भैया कर लेंगे, जी भैया कर लेंगे। ये फेस्टिवल्स है। आंसर के अलावा किसी का भी दिखे नहीं टेढ़ा मेढ़ा मुंह, किसी की रोती इमोजी, किसी की टेढ़ी इमोजी, इनको उड़ा दिया कर दूं। इनको ऐसे उड़ा कि ये चुपचाप पढ़ पाए, कमेंट ही ना कर पाए। भारत ने पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब जीता था? उड़ाना मत, सच में कभी सच में उड़ा दो। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप, भारत ने पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप कब जीता था? तो मुझे बताओ सबसे पहले तो पहला वर्ल्ड कप हुआ कब था हॉकी का? कल फुटबॉल जाना, आज हॉकी को जानो। पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो आप कहेंगे भैया जी पहला जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ वो हुआ था 1971 में। 1971 में कहाँ पर? बार्सिलोना में। और बार्सिलोना किस कंट्री में है साथी? भैया जी स्पेन में है। बार्सिलोना कहाँ पर पड़ता है आपका? स्पेन में पड़ता है। इसको साथी कौन जीता था पहले वर्ल्ड कप को? इसमें जो विनर था वो था पाकिस्तान। यानी हॉकी का पहला जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने जीता। और जो इसमें उपविजेता रहा यानी कि रनर अप रहा, वो रहा था इसमें कौन? स्पेन रहा था। जहां पर हुआ वो दूसरे नंबर पर हो गया। हॉकी का जो दूसरा वर्ल्ड कप हुआ वो कब हुआ था? दूसरा जो वर्ल्ड कप हुआ साथी, दूसरा जो वर्ल्ड कप हुआ वो 1973 में हुआ, 1973 में। कहाँ पर हुआ? नीदरलैंड में हुआ। क्या बोलोगे? नीदरलैंड में हुआ था। इसको किसने जीता था दूसरे वाले को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जीता जहां पर ये हुआ उसी ने जीता। किसने? नीदरलैंड, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। यहाँ रनर अप कौन रहा था? तो रनर अप रहा यहाँ पर भारत। यानी कि उपविजेता कौन रहा? हमारा प्यारा देश भारत इसमें उपविजेता रहा था। फिर आती है साथी आपका तीसरे वर्ल्ड कप की बारी। और तीसरा वर्ल्ड कप हो गया 1975 में। क्या बोलोगे? 1975 में थर्ड वर्ल्ड कप हो गया। ये तीसरा वर्ल्ड कप था। और इसमें किसको हराया था हमने, जरा बताएं?
वर्ल्ड कप, इसका जो विजेता है वो कौन हो गया? भारत हो गया। और रनर अप कौन रहा था इसमें? कमाल सा उत्तर आना चाहिए आपका। क्या बोलोगे? इसमें जो भैया रनर अप रहा, इसमें हमने पाकिस्तान को धो दिया। क्या बोलोगे? पाकिस्तान को हमने धो दिया इसमें, और पाकिस्तान को हमने इसमें हरा दिया। आपका ये आपको पता होना चाहिए। कितने से हराया था हमने? 2-1 से हराया था। 2-1 से, एक गोल के अंतर से हरा दिया था। और ये पहला विश्व कप था, तो इसमें साथी आपका कैप्टन कौन थे? क्या बोलोगे? कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। कौन थे? अजीत पाल सिंह। अजीत पाल सिंह जी के लिए साथी एक बार डिवोट करेगी क्लास, कि उन्होंने हमको हॉकी में पहला वर्ल्ड कप दिलाया उनकी कप्तानी में। तो एक बार उनके नाम को साथी आप बार लिख दें, ये हम समझेंगे कि हमारी तरफ से उनको एक सम्मान है। अजीत पाल सिंह। क्या बोलोगे? अजीत पाल सिंह हो गए। अभी 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ साथी, क्या बोलेंगे? इसमें विजेता कौन रहा था? इसमें रनर अप कौन रहा था, ये भी बताएंगे। ये जर्मनी ने जीता था, और उप विजेता इसमें रह गया था साथी। उप विजेता इसमें हो गया था कौन? आपका बेल्जियम। कौन हो गया था? बेल्जियम। मैं आपसे पूछूं, हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? बहुत कमाल, बहुत शानदार। हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है आपका? तो आप कहेंगे हॉकी का जो वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार है वो पाकिस्तान ने जीता है। कबड्डी मैच के दौरान अधिकतम कितने प्रतिस्थापन किए जा सकते हैं? कबड्डी का ऑपरेशन करते हैं दोस्त। कबड्डी में मुझे बताओ खिलाड़ी कुल कितने होते हैं? खिलाड़ी कितने होते हैं कबड्डी में? एक बार सारे दोस्त बता देंगे। तो आप बोलेंगे भैया कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। मैं आपसे पूछूं, कबड्डी किसका नेशनल गेम है? जरा बताएं मुझे, किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी का जो मैच चल रहा, खिलाड़ी तो कुल 7 होते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट कितने किए जा सकते हैं? 5 किए जा सकते हैं। क्या बोलोगे? अच्छा, कबड्डी का जो साथी खेल का मैदान होता है, कबड्डी का जो खेल का मैदान होता है उसको बोलते हैं आप क्या? कोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्ट कहते हैं। खिलाड़ी कितने होते हैं कबड्डी में? और किस किस में बताए थे मैंने आपको 7 खिलाड़ी? तो प्लेयर होते हैं इसमें 7। क्या बोलोगे? अब आते हैं साथी इसकी मैदान की माप पर। क्या? इसकी जो कोर्ट की मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ कोर्ट, अगर हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, तो मेल के लिए कितनी होती है? मेल के लिए होता है मैदान 13 × 10 मीटर, यानी 13 मीटर क्या हो जाएगी? उसकी लेंथ हो जाएगी, और 10 मीटर क्या हो जाएगी? उसकी ब्रेथ हो जाएगी। वहीं साथी मैं फीमेल के लिए बात करूं, तो फीमेल के लिए क्या होगा आपका? 11 × 8 हो जाएगी। 11 मीटर लेंथ हो जाएगी, और चौड़ाई जो हो जाएगी वो आपका 8 मीटर हो जाएगी। किसके लिए साथी आपका? क्या बोलेंगे? किसके लिए होती है साथी आपका? आप बोलेंगे भैया महिलाओं के लिए। हम गलती नहीं करेंगे। मुझे बताओ कबड्डी का मैच कुल कितनी देर का होता है? कबड्डी का जो साथी मैच होता है, जो मैच की अवधि होती है, जो मैच की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ मैच कितना होता है? जो साथी ड्यूरेशन होता है मैच का वो कितना होता है? भैया पुरुषों के लिए पहले 20 मिनट मैच होता है, और 2 हाफ होते हैं 20-20 मिनट के। ठीक है। जो ब्रेक टाइम होगा वो 5 मिनट होता है। कितना होता है? ब्रेक टाइम भी बहुत पूछा जाता है, एसएससी तो दीवानी है ब्रेक टाइम की। क्या बोलोगे? ये क्या है? ये साथी आपका फर्स्ट हाफ होता है, फर्स्ट हाफ होता है, और ये होता है आपका सेकंड हाफ। तो कुल मिलाकर के गेम कितनी देर हुआ? गेम में कभी ना ब्रेक टाइम को थोड़ी ना काउंट करोगे। तो पुरुषों के लिए साथी जो है, मेल के लिए कितनी हो गई आपका? आप बोलेंगे 40 मिनट्स का मैच होता है, 40 मिनट्स का। वहीं साथी फीमेल के लिए बात करें, तो फीमेल के लिए होगा आपका 30 मिनट का मैच। कितना? 30 मिनट का। कैसे होगा 30 मिनट का? पहले 15 मिनट का हाफ होगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा, और फिर 15 मिनट का। क्या बोलोगे? फिर 15 मिनट का आपका 15 मिनट का एक गेम होगा। तो महिलाओं के लिए कितना होता है भैया? हमेशा क्या होगा महिलाओं के लिए? आपका 30 मिनट होगा। बहुत पूछा जाता है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात को? भैया महिलाओं के लिए मेजरमेंट 12 भी तो ली जाती है। जी हाँ, इसमें यहाँ पर 2 घटा दिए जाते हैं, और यहाँ पर साथी आपका 11 लिख दिया मैंने। 12 × 8 मीटर होगी साथी। क्या होगा? 12 × 8 मीटर होगी। ये इंटरनेशनल के लिए, नेशनल के लिए आपका 11 होता है कई जगह, नेशनल के लिए 11 होता है। यहाँ देखोगे साथी, एक बार थम्स अप करें,
इसको करेक्ट करेंगे, क्या बोलोगे, एक यहाँ घटाना है, दो यहाँ घटाने हैं फीमेल के लिए, एक माइनस टू माइनस, वन माइनस टू माइनस, थम्स अप कर दें जी भैया, कर चुके हैं, कर चुके हैं, बताएंगे भैया। मुझे बताओ प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत मैंने कब बताई थी आपको, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत मैंने आपको कब बताई थी, फटाफट से आंसर आए। आपने प्रॉमिस किया था मुझसे कि भैया जो आप हमें बता देंगे वो आप हमसे पूछ लेना। कबड्डी का जो मैदान होता है, कितनी लंबाई मैंने आपको बता दी उसकी, उसकी लंबाई मैंने आपको बता दी, साथ ही कुल कितनी होती है, आप कहेंगे उसकी लंबाई 13 मीटर भैया, आपने मुझे बताई 13 मीटर। 13 मीटर का आधा कितना होगा भैया, आधा कितना होगा, आधा ये होती है आपकी मिड लाइन, क्या होती है, मिड लाइन होती है, यानी मध्य लाइन है, तो कितने पर होगी, 6.5 पर होगी। मध्य लाइन के बाद में जो होती है साथी आपका, वो होती है आपका, क्या बोलेंगे उसको, बोलते हैं हम आपका बॉक लाइन, क्या बोलते हैं इसको, बॉक लाइन बोलते हैं, बॉक लाइन। और इसके बाद में आपका 1 मीटर पर होती है यहाँ पर ये, क्या बोलेंगे, ये बॉक लाइन हो गई, ये मिड लाइन हो गई, यहाँ होती है आपकी बोनस लाइन, क्या होती है, इसको छाप लेना, देखो कई क्वेश्चन बनेंगे इससे। और यहाँ तो खत्म ही हो गया दोस्त, तो इसको अपनी कॉपी में बनाओ, इसको बोलते हैं एंड लाइन, एंड लाइन। तो इधर तो बताने की जरूरत नहीं, जैसे अगर मैं बात करूँ ये मिड लाइन हो गई, ये मिड लाइन हो गई साथी मेरे, तो मैं यहां पर खींचू, ये कौन सी लाइन हो जाएगी भैया, बॉक लाइन हो जाएगी। यहां पर खींचू, ये क्या हो जाएगी भैया, बोनस लाइन हो जाएगी। और ये लाइन कौन सी होगी, एंड लाइन होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करके देखना। मैं पूछूं साथी, जो बॉक लाइन है और मिड लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बोलना 3.75 मीटर होती है, कितनी होती है, 3.75 मीटर होती है। मैं पूछूं बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, वो 1 मीटर होती है साथी, कितनी होती है, 1 मीटर होती है। और बोनस लाइन से एंड लाइन कितनी होती है, वो 1.75 मीटर होती है। तो कितना हो जाएगा, 4 और आपका साथी क्या बोलेंगे, 5 और 6.5 बन जाएगी। ऐसे ही इधर ये भी 3.75, 3.75, ये 1 और ये 1.75, तो कुल मिला के कितना हो गया, 6.5 मीटर हो गया। अब कुछ भी मैं आपसे पूछ लूं, मुझे बताना मिड लाइन और एंड लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 6.5, 6.5, ठीक है। मैं आपसे पूछ लूं बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 होती है। मैं पूछ लूं बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.75। अब मुझे बताओ मिड लाइन और बोनस लाइन के बीच की जो साथी डिफरेंस है वो कितना होता है, डिस्टेंस कितनी होती है, ये मेरा क्वेश्चन है, सबसे आंसर चाहिए। अगर समझ पाए बड़े ध्यान से तो सबसे आंसर चाहिए। मिड लाइन यानी मध्य लाइन जो होती है और साथ ही जो बोनस लाइन है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो कौन सी लाइन को पूछ रहा हूं, पहली और साथ ही तीसरी लाइन को पूछ रहा हूं, यानी मिड से तीसरी। तो कितना हो जाएगा, सबका आंसर आए कमाल तरीके से, गलत नहीं आना चाहिए भाई, इसका मतलब होगा फिर मैं मान लूंगा आपको जोड़ घटाने नहीं आते। देखो क्या क्या लिख रहा है, कोई अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। 4.75 वाले तो सारे सही हैं, उन्होंने देखा 3.75, और भैया फिर थोड़ा सा आगे बढ़े 1 मीटर, उन्होंने जोड़ लिया 4.75 आ गया। कुछ तो पता नहीं कौन सी दुनिया में क्या खाते हो भाई तुम, क्या खाते हो तुम, हैं जोड़ घटाने नहीं कर पा रहे हो। अब तुम्हें जोड़ सिखाऊं क्या मैं पहले, अब तुम्हें मैं जोड़ सिखाने लग जाऊं, तुम्हें पटक सिखाऊं मैं, अब 2 दूनी 4। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर बोलते हैं किसको, ओशियन को, द ओशियन ऑफ स्टोरी, इसी को कहा जाता है द ओशियन, ओशियन ऑफ स्टोरी, कथाओं का सागर। किस भाषा में लिखी गई होगी बता सकते हैं क्या, तो किसने लिखा कथा सरित सागर को, भैया सोमदेव में। भैया पहले संस्कृत में रचनाएं होती थी। जयदेव की साथी क्या बोलोगे, गीत गोविंद, कभी गलत नहीं करूंगा, जयदेव की गीत गोविंद हो गई। भास की अगर बात करें क्या बोलोगे, भास की है स्वप्नवास वदत्ता, स्वप्नवास, स्वप्नवास वदत्ता होती है, क्या होती है, स्वप्नवास वदत्ता, क्या बोलेंगे, स्वप्नवास वदत्ता, क्या बोलेंगे, स्वप्नवास वदत्ता होती है भास की, कौन सी है, स्वप्नवास वदत्ता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी दिमाग में आया। महाकवि कालिदास की कौन कौन सी पुस्तकें, एक एक लिख दो।
महाकवि कालिदास की। क्या बोलेंगे भैया, इनकी मैं आपको बताता हूं, एक मेघदूत रचना। क्या बोलेंगे, मेघदूत रचना है। एक इनका साथी इन्होंने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम को। किसको, जो शकुंतला है, जो क्या बोलेंगे, जिन दुष्यंत की आपका साथी, अभिज्ञान शाकुंतलम, सॉरी शकुंतला याद आ गई मुझे, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिनसे राजा भरत पैदा हुए, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिन पे नाम पे हमारे देश का नाम भरत रखा गया। क्या रखा गया, भारत रखा गया। वो इन्हीं के बेटे थे। उनके जीवन और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी को लेकर के लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? मैं आपसे बात करूं दोस्त, सीनियरिटी में भारत रत्न कौन से नंबर पर आएगा, क्या आप बता सकते हैं? बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? 2017, 2015, 2011, 2019। तो भूपेन हजारिका जी को मिला था साथी 2019 में। इनके साथ में हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, आप सब जानते हैं, उनको भी कब मिला था? 2019 में। और साथ ही नानाजी देशमुख को भी किस वर्ष मिला था? इसी वर्ष मिला था नानाजी देशमुख को भी, 2019 में। इन दोनों को भी कब मिला था? 2019 में मिला था, 2019 में। अभी 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा साथी, बताएंगे। तो भारत रत्न की शुरुआत बताना कब हुई थी, इसकी सीनियरिटी पहली है। किस वर्ष में भारत रत्न की शुरुआत हुई? 1954। किन किन लोगों को दिए गए थे बताएं जरा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले मिला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में हमने अभी क्या मनाया था? टीचर्स डे मनाया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। अगर बात करें पहले वैज्ञानिक पूछ ले भारत रत्न पाने वाले, भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये वैज्ञानिक थोड़े थे, साइंटिस्ट तो कौन थे? क्या बोलोगे? साइंटिस्ट तो भैया सीवी रमन थे। ठीक है। और गांधी जी के समधी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो शुरुआत में क्वेश्चन पता कैसे पूछता है कि सबसे पहले जब भारत रत्न दिए गए तो किसको नहीं दिया गया था? इन तीनों नाम को देता है, एक को अलग हटा लेता है, एक को अलग हटा लेता है। मुझे बताओ पहले प्रधानमंत्री कौन है भारत रत्न पाने वाले? पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला, बोले भाई फटाफट से, पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला मुझे बताना। पहला पोस्ट्यूमसली, पोस्ट्यूमसली मतलब होता है आपका पहला मरणोपरांत किसको मिला था? पहला मरणोपरांत किसको मिला था? तो देख लें तुम्हारे आंसर। पहले प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू भैया 1955 में मिला। किनको मिला था? नेहरू जी को मिला था। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी, एक बार इनके लिए नारा लगा दो। 2 वर्ष का साथी, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल था, 1964 से 66। किसके बाद में? नेहरू जी के बाद में। लेकिन 2 साल में कमाल कर दिया। भारत की सेनाएं कहाँ पहुंच गई थी? कहाँ पहुंच गई थी आपका बताओ? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लाहौर पहुंच गई थी। इन्होंने क्या बोला था? लंच लाहौर में करेंगे। लाहौर पहुंच गई थी सेनाएं 1964 से 66। लाल बहादुर शास्त्री, ये इनको कब मिला? 1966 में। इनकी मृत्यु हो गई ताशकंद समझौते के दौरान, ताशकंद समझौते के दौरान। पहली महिला बताओ साथी कौन है? पहली महिला भारत रत्न पाने वाली, तो आप बोलेंगे 1971 में भैया कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी को मिला। किनको मिला? इंदिरा गांधी जी को मिला। मुझे बताओ पहले विदेशी कौन है साथी? पहले विदेशी कौन है भारत रत्न पाने वाले? तो आप बोलेंगे 1987 में भैया पहले फॉरेनर हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को आप किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे भैया खान अब्दुल गफ्फार खान को हम बोलते हैं किस नाम से? फटाफट से बोले। हमारा आंसर आएगा भैया खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती आंदोलन, सीमांत गांधी भी उनको हम कहते हैं, लाल कुर्ती के लिए जाना जाता है। भारत के बहुत पक्ष में व्यक्ति थे। क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं दूसरे व्यक्ति कौन थे और किस वर्ष मिला दूसरे व्यक्ति को? दूसरे व्यक्ति कौन है भारत रत्न पाने वाले? तो भैया नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला थे आपका। किस वर्ष में मिला था नेल्सन मंडेला को? बताएंगे। नेल्सन मंडेला जी को जब दिया गया तभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भी दिया गया था 1990 में ही। 1990 में ही। मुझे बताओ बड़ा पूछा जाता है, बड़ा पूछा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब मिला?
एपीजे अब्दुल कलाम जी को 1997 में दिया गया। मुझे बताओ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को कब भारत रत्न दिया गया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को तो क्या बोलेंगे 1990 में दिया गया। मुझे बताओ साथी आप, मुझे बताना है आप लोगों को, मुझे बताओ कि भारत रत्न लेने से इनकार किसने कर दिया था? भारत रत्न से इनकार किसने कर दिया था? भारत रत्न से इनकार तो क्या बोलेंगे अबुल कलाम आजाद। जीते जी नहीं लिया था इन्होंने। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, बड़े विद्वान व्यक्ति थे अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम जी नहीं, अबुल कलाम। ये अब्दुल कलाम ये राष्ट्रपति बने हमारे जो वैज्ञानिक है, अबुल कलाम आजाद। लेकिन मरणोपरांत इनको भी दिया गया 1992 में, मरने के बाद में, यानी इनकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे बताओ आपका 100वीं वर्षगांठ पर भारत रत्न किसको दिया गया? 100वीं वर्षगांठ बोले 100वें जन्मदिन पर, 100वें जन्मदिन पर 100th बर्थडे पर जो साथी आपका भारत रत्न किसको मिला था? तो दोहंदो केशव कर्वे को। किसको? दोहंदो केशव कर्वे, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1858 में, स्त्री शिक्षा के लिए काम करते रहे। 1958 में इनको दिया गया था। किसको? दोहंदो केशव कर्वे को 1958 में दिया गया था। बहुत पूछा है किसको उसके जन्मदिन पर 100वां मिला, किसने इनकार कर दिया था, और बाकी तो ये कॉमन जो चीज़ें हैं वो पूछी ही जाती हैं। मुझे बताओ अभी 2024 करंट अफेयर्स पर आते हैं। 2024 में किन किन को दिया गया? नाम एक एक याद दिलाओ मुझे। 2024 में कितने पर्सन रहे? 5 व्यक्ति रहे भैया। क्या बोलेंगे? 5 व्यक्ति रहे, 5 व्यक्ति, ठीक है। और किस नियम का उल्लंघन कर दिया? अब से पहले क्या नियम था भारत रत्न का कि एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को? 3 लोगों को। इस बार क्या कर दिया? उस नियम को लांघ दिया गया कि वो नियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो 5 व्यक्ति कौन कौन रहे? क्या बोलोगे? कर्पूरी ठाकुर। मुझे बताओ कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस राज्य से है? कर्पूरी ठाकुर कहाँ के सीएम रहे थे? तो कर्पूरी ठाकुर भैया ये बिहार के सीएम रहे थे पूर्व में, अभी नहीं, कभी वर्तमान में लिख लो। पूर्व में बिहार के सीएम रहे थे, ठीक है। क्या बोलोगे? लाल कृष्ण आडवाणी, जो साथी बीजेपी के, लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1980 में हुई थी भैया, 1980 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा चौधरी चरण सिंह जी को बताओ भैया। चौधरी चरण सिंह जी ये आपका देश के प्रधानमंत्री रहे, और बाबा चौधरी चरण सिंह जी की याद में ही क्या मनाते हैं हम? किसान दिवस। क्या आप मुझे बता सकते हैं हम किसान दिवस को किस दिन मनाते हैं? ठीक है, फार्मर्स डे हम किस दिन मनाते हैं? MS स्वामीनाथन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के भारत में जनक हैं, क्या बोलोगे भैया? हरित क्रांति 1967-68 में जिन्होंने शुरू की थी। और PV नरसिम्हा राव जिनको आप पढ़ते हैं 1991 के LPG के लिए लिबराइजेशन, आपका प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जानते हैं। बहुत बढ़िया भैया। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये उत्तर सबसे पहले दिया था नितिन भाई ने, वेरी गुड। तो 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया। भारत की 2011 की जनगणना के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट को देखिए और बताइए ऑप्शन में से देख के जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा। भारत में जो साथी फीमेल लिटरेसी रेट है वो 70% से ज़्यादा है। आप कहेंगे नहीं भैया, भारत में जो साथी लिटरेसी रेट है, भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? पहले भारत की बताओ आप मुझे। भारत की साक्षरता दर भैया 74.04% है, जिसमें अगर हम बात करते हैं मेल लिटरेसी की यानी पुरुष साक्षरता वो 82.14% है। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? वो 65.46% है। कितना है? 65.46% है, यानी 70% से अधिक है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया। ऐसे प्रश्नों को ढूंढ के पीटना, तुमको डरना नहीं है लैंग्वेज देख के। आजकल SSC पैटर्न पूछती जा रही है स्टेटमेंट पे, ये आजकल के क्वेश्चन है। नागालैंड में आपका साथी नेगेटिव पॉपुलेशन, क्या जनसंख्या घट गई? ना कहां पर? नागालैंड में। जी भैया, नागालैंड में जनसंख्या घटी थी। किस रेट से घटी थी? -0.58% की गिरावट देखी गई थी, -0.58% की। बिहार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला दर है। जी भैया, बिहार की जो साथी लिटरेसी रेट है वो 61.8
0 है, यानी 61.80। तो 2 और 3 ठीक हैं। क्या बोलोगे? केवल 2 और 3 ठीक हैं। जैसे मैंने पूछा कॉस्मे किसकी पॉपुलेशन में कमी आई, किसके पॉपुलेशन में कमी आई, साथी बताएंगे एक बार। आप मुझे बताओ दोस्त, किसकी जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि थी? ग्रोथ इन पॉपुलेशन, मैक्सिमम ग्रोथ इन पॉपुलेशन कहां पर दिखी? मैक्सिमम ग्रोथ इन पॉपुलेशन, क्या बोलोगे? मैक्सिमम ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ये परसेंटेज में कहां पर दिखी? क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन इन परसेंटेज, ये कहां पर दिखी थी? तो आपका आंसर होना चाहिए भैया, इसके लिए बोलेंगे 27.95%। मेघालय में ये सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। किस राज्य में हुई? मेघालय में। लेकिन यूटी की अगर हम बात करें, यूटी में फिर आपका आंसर आएगा दादरा में, क्योंकि दादरा में जो ग्रोथ हो गई थी वो हो गई थी आपका 55.88%। जो दादरा नागर हवेली है, क्या बोलोगे? दादरा नागर हवेली है। तो किस यूटी में, मुझे बताएं, किस यूटी में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी? तो दादरा में। स्ट्रेट पूछूं तो मेघालय आप कह देंगे ना? जी भैया कह देंगे। मैं आपसे पूछ लूं किस राज्य में सबसे ज्यादा घटी, तो आप कह देंगे नागालैंड में, माइनस के 0.58% घट गई थी। कोई दिक्कत? अच्छा मुझे बताओ, जो भारत की पॉपुलेशन है दोस्त, इंडिया की पॉपुलेशन है वो 2001 से लेकर के 11 तक कितने परसेंट बढ़ी थी? पहले हम 102 करोड़ थे, फिर हम 120 करोड़ पे पहुंच गए, तो कितनी बढ़ी थी? 17.64, 17.64% हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ आई थी। क्या बोलेंगे? इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितना बढ़ी थी 2001 से 11 के बीच में? 17.64। कमाल आंसर आप लोगों ने दिया, कमाल आंसर। भाई ऐसी बातें मत करो कोई भी, गुरुजी छोटा लिख दो, गुरुजी बड़ा लिख दो, बड़ा लिख दो, बड़ा लिख दो, इसका कोई मतलब है? बाकी बच्चे आपकी, मैंने कहा ना, आप ये देखिए जो आपकी परेशानी वो बाकी सबकी है या नहीं है, बड़ी परेशानी है या नहीं है, छोटी परेशानी है तो आपको जीवन में सॉल्व करनी होगी। ठीक है? ऐसे मत बोलो कि बड़ा लिख दो, छोटा लिख दो, साफ लिख दो। मैं बोल रहा हूं ना, तो बड़े छोटे का मतलब ही नहीं है। मैं अगर बोल रहा हूं तो, और आप सुन पा रहे होंगे, नहीं सुन पा रहे होंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। कमाल बात नहीं करनी है, ऐसी बात नहीं करनी है कि मैं तुम्हें बुद्धू घोषित कर दूं क्लास में, तो खुद को बुद्धू घोषित नहीं करवाना है ना? आगे आएंगे। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? आर्द्रभूमि दिवस है। यहाँ कोई राइटिंग का कंपटीशन थोड़ी है भाई, कंपटीशन है एक दूसरे से आगे निकलने का। एक दूसरे से आगे कैसे निकलेंगे? मैं ऐसे सजा देता हूं कि जैसे समझो ताजमहल जब बनाया अहमद लाहौरी, जो उसका डिजाइनर था, तो जो उसके हाथ काट लिए गए थे ना, मतलब झूठी कहानी है, हालांकि वो हाथ नहीं काटे गए थे, उसको वेरीफाई करना, वो झूठी कहानी है। तो क्या बोलेंगे आपका? उसने तो हाथ काट लिया, मतलब उनकी कला को छीन लिया था, उसने तो उन लोगों को बल्कि बसाया था। ऐसे मेरी राइटिंग देख लेता ना शाहजहां, तो ऐसे समझो नूरजहां के लिए वो ताजमहल नहीं बना पाता। मैं उतना साफ लिखता हूं मेरे दोस्त, तुम मेरा विश्वास करो। लेकिन यहां बात राइटिंग की है ही नहीं, यहां बात है साथी आपका चीजों को सीखने की। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? नूरजहां को पसंद आ जाती राइटिंग, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, तुम नहीं मानोगे मेरी बात को, मजाक समझोगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कौन सा होता है? वो दोपहर में। देखो वेटलैंड कब होती है? वेटलैंड, वेट मतलब गीली भूमि, दोपहर में नहीं रहेगी। दोपहर 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 याद रख लो, ठीक है? दोपहर। तो क्या बोलेंगे भैया, जो रामसर सम्मेलन है, जो रामसर समिट हुआ था, वो कब हुआ था? यानी जितनी भी गीली भूमि है, झीलों के आसपास की भूमि है, उनको बचाना है। तो रामसर जो साथी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को, 1971 को, ठीक है? और आपसे पूछे रामसर ट्रीटी कब साइन हुई? रामसर ट्रीटी कब साइन हुई थी? तो रामसर संधि लागू हुई है 1975 को। क्या बोलोगे? 1975 को। भारत ने कब इस संधि पर हस्ताक्षर करे? भारत ने कब साइन किया था? भारत ने साइन किया 1982 में। भारत ने साइन किया 1982 में। मुझे बताओ भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की
पहली जो साथी रामसर साइट है वो कौन सी है? कमाल तरीके से आंसर आए तो मजा आ जाए। तो क्या बोलेंगे भैया, पहली रामसर साइट है हमारी 1981 की। आप बोलेंगे साइन हमने किया, लेकिन वो तो काम कर रहे थे ना, इसीलिए 1981 में एक साल पहले जुड़ पाए, क्योंकि ईरान काम कर रहा था। ये रामसर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। रामसर जगह कहाँ पर पड़ती है भैया? ईरान में पड़ती है। तो 1981 में कौन सी है साथी? आपका चिल्का झील है। क्या बोलोगे? चिल्का झील। और चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का लेक जो है भैया वो उड़ीसा में है। क्या बोलोगे? चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। मुझे बताओ सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है भारत में? जो साथी सबसे बड़ी बिगेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, सबसे बड़ी जो रामसर साइट या सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? वो भैया जी सुंदरवन है। क्या है? सुंदरवन है, वेस्ट बंगाल में। क्या बोलोगे? वेस्ट बंगाल में। मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी रामसर साइट, सबसे छोटी जो रामसर साइट है वो कौन सी है? सबसे छोटी जो रामसर साइट है मेरे दोस्त वो है आपकी रेणुका। क्या बोलोगे? वो रेणुका है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील। क्या बोलोगे? लेक है। रेणुका लेक हो गई, आपका चिल्का लेक हो गई, सुंदरवन हो गई। मुझे बताओ टोटल रामसर साइट कितनी है? टोटल रामसर साइट भारत में कितनी है? क्या बोलोगे? टोटल टोटल जो रामसर साइट हैं वो भारत में कितनी है? तो आप कहेंगे वर्तमान में भैया 85 हैं। कितनी है? 85 हैं। 85। तो 85वीं कौन सी बनी थी? 85वीं साइट कौन सी बनी है? 85वीं साइट बनी है तवा जलाशय। कौन सा? जो साथी तवा जलाशय है एमपी का। क्या बोलोगे? तवा जलाशय मध्य प्रदेश, वो बनी है 85वीं साइट। क्या बनी है? 85वीं साइट बन गई है। मुझे बताओ किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट है? तमिलनाडु में 18 साइट हैं और यूपी में साथी आपका 10 साइट है। क्या बोलोगे? आपका क्या बोलेंगे भैया इसका? क्या बोलेंगे? 10 साइट है। अभी जब साथी आपका वेटलैंड बनाया गया 2 फरवरी को, तो ये जो 2 फरवरी को बना, इसकी 2024 में क्या थीम थी? 2024 में क्या थीम इसकी रखी गई 2 फरवरी को? बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। बोलेंगे वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर। क्या बोलेंगे? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर क्या रखी गई इसकी साथी? आपका थीम रखी गई। क्या रखी गई इसकी? थीम रखी गई। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर इसकी थीम रखी गई। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? कल कहा था पूछूंगा। तो 12 से 35 कहां पर आता है? आर्टिकल भाग 3 में आता है। कितनी रिट हैं इसमें बताना जरा भैया? इसमें 5 रिट हैं। 5 रिटों को समझो क्या क्वेश्चन बनते हैं। बड़ा छोटा सा प्रश्न बनता है और बच्चे गलत कर देते हैं। पहली रिट है साथी हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलोगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं इसको? इसको भैया बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। इनके बारे में समझाऊंगा, एक एक शब्द लिखना बस। वो एक शब्द एग्जाम में लेके जाना मेरे साथ, जो इनके बारे में बताऊंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी होती है भैया उत्प्रेषण। क्या होती है? उत्प्रेषण होती है, जिसको हम बोलते हैं सर्टियोरारी। ठीक है। तीसरी कौन सी होती है साथी? आपका तीसरी होती है निषेध, किसी चीज पर रोक लगाना। निषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है। क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है। चौथी होती है परमादेश। क्या होती है? परमादेश। पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लेता कौन सी 5 रिटों में से एक नहीं है, तो पहले तो आपको नाम ही पता होने चाहिए। और 5वीं है अधिकार परीक्षा। ये नाम आपको कठिन लगेंगे, लेकिन आज भैया दवाई भी जब कड़वी होती है तो पीनी पड़ती है, इलाज उसी से होता है। क्या बोलोगे? क्यों वारंटो। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो कड़वी चीजें ही तो ज्यादा अच्छा इलाज करती हैं। कड़वी चीजों से ही तो ज्यादा अच्छे इलाज होते हैं। यस और नो? तो जो कठिन लगे वही पैजाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्या बोलेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है बंदी को 24 घंटे में पेश करना है। बंदी को गिरफ्तारी के, बंदी को मतलब लड़की को नहीं, बंदी जो साथी आपका डिटेन किया हुआ व्यक्ति है उसको 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना है। आने जाने का समय काउंट नहीं होगा। ठीक है। उत्प्रेषण की बात आई, सर्टियोरी क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रांसफर टू अपर कोर्ट। लिख लो, ट्रांसफर टू अपर कोर्ट। अपर कोर्ट कौन सा होता है?
अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, भैया सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है देश में? सुप्रीम कोर्ट, फिर है आपका हाई कोर्ट, और फिर क्या होते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो कोर्ट को जब लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी मामले में सुनवाई कर रहा है, ये तुम्हारे हक का नहीं है, इसको ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर टू अपर कोर्ट। बात समझ में आई? हाई कोर्ट से ऊपर बड़ा कोर्ट कौन सा है? तो ट्रांसफर टू, मतलब जो उच्चतम अदालत है उसको ट्रांसफर कर देना। निषेध का मतलब होता है निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा देना। जो साथी निचली अदालत है, जो लोअर कोर्ट है, निचली अदालत बोले तो जो आपका लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसको साथी क्या कर देना? उसके डिसीजन को रोक देना, पलट देना कि भाई ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, तुम्हारा डिसीजन ये गलत है, तुम इस पर डिसीजन नहीं दे सकते। परमादेश का मतलब होता है मैंडेमस, हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर्ड, हम आदेश देते हैं। परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश, जैसे कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है आपका, आप गए कहीं पे तहसील वगैरह में कोई काम करवाने, अधिकारी ने काम नहीं किया, तो आप कहाँ चले जाएंगे? कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट कहाँ चले जाएंगे? आर्टिकल 32 से चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अधिकार हाई कोर्ट के पास भी। आप वहाँ जाके बोलेंगे जी फलाना अधिकारी हमारे काम को नहीं कर रहा है। अच्छा, तुम्हारे काम को भैया नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा उस अधिकारी को? भाई ये लीगल वो काम है, ये होना चाहिए, तो वो उसको लिख के देता है। क्या बोलेंगे? वो उसको लिख के देता है, हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। समझ गए? क्या देता है? ये किसको दिया जाता है? किसी अधिकारी को दिया जाता है, किसी ऑफिसर को दिया जाता है। कैसे ऑफिसर को दिया जाता है? जो रेड टेपिज्म का शिकार है, लाल फीताशाही। आप जानती हैं आजकल के अधिकारी कितना घुमाते हैं, ठीक है। अधिकार परीक्षा, क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा होता है व्हाट इज अथॉरिटी, आपकी भैया किस अधिकार से, किस अधिकार से, व्हाट इज अथॉरिटी, क्या आपका अधिकार है, ये किसी व्यक्ति को पूछा जाता है। जैसे मान के चलो, अब मैं मान के चलो आईपीएस नहीं हूं, या मैं मान के चलो वो तो सबको दिख जाता है, क्या बोलेंगे? मैं मान के चलो रॉ में नहीं हूं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मैं एक सदस्य नहीं हूं, ठीक है, और मैं ऐसा दिखाऊं कि मैं रॉ का सदस्य हूं और ऐसे कोई काम कर दूं मैं जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो पूछेंगे किस अथॉरिटी से किया? तो सामने से कौन पूछेगा? आपका कोर्ट पूछेगा, भैया तुमने, तुम्हारे पास क्या इसका अधिकार था, तुम्हारे पास क्या इसका अधिकार था? तो वो बोलेगा नहीं भैया आपके पास इसका अधिकार नहीं था। तो ये क्या है? ये 5 रेट हैं, याद रखेंगे। थम्स अप करो, बोलो मजा आया। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से याद कर लिया आर्टिकल 32 5 रेट है, पेपर में जाके चक्कर खा जाओगे। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। बोलो भाई फटाफट से। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था? जो भारत का संविधान आया, मुझे बताओ। पहली बात तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज किस भाग में मैंने आपको बताई है, किस पार्ट में है ये? आप बोलेंगे भैया ये भाग 4A में है। किस में है? भाग 4A में। आर्टिकल कौन सा है दोस्त इसमें? आर्टिकल 51A आएगा। किस कंट्री से हमने इनको लिया है, किस देश से लिया गया है हमने इसको? बोलो भैया इनको हमने लिया था यूएसएसआर से, ठीक है, जब रसिया विभाजित नहीं था, ठीक है। तो कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो कितने का बोलेंगे भैया? 11 का किया गया है। कितने का? 11 का। अच्छा, ये जुड़े कब थे मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य कब जुड़े थे? तो आप बोलेंगे मौलिक कर्तव्य जुड़े थे भैया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, 1976 में। कौन सी कमेटी थी? कौन सी कमेटी थी? कमेटी का नाम बताइए। कमेटी का नाम था भैया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और यहां से क्वेश्चन लेके जाना एग्जाम में 100%, मोहर लगा लो, पेपर देने जाओ जब एमटीएस का, इसी स्लाइड से क्या बोलोगे? सरदार आपका स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मैं आपसे पूछूंगा साथी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो ये केंद्रीय मंत्री थे, इसमें कितने मेंबर थे कमेटी में? इस कमेटी में 12 मेंबर थे। और ये कमेटी क्या कहती है? ये कमेटी कहती है भैया, ये कमेटी कहती है आपका क्या कि 8 साथी आपका क्या बोलेंगे? 8 फंडामेंटल राइट, 8 फंडामेंटल राइट की इसने, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ने की बात की, ठीक है। लेकिन जोड़े कितने गए थे? जोड़े कितने गए थे? बोलो भाई फटाफट से। लेकिन भैया जोड़े गए थे, याद रख लेना, लेकिन 10 जोड़े गए थे। क्या बोलेंगे? लेकिन कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। लेकिन अभी कितने हैं? अभी तो आप कह रहे हैं 11 हैं, तो 11वां कब जोड़ा गया? 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां जो साथी आपका मौलिक कर्तव्य, आप जो मुझसे पहले पहले आंसर लगते हो, लिखते रहते हो ना, इसका मतलब पता है कितनी खुशी की बात होती है मेरे लिए। मुझे लगता है कि हाँ तुमको कुछ सिखाया है मैंने,
क्या बोलोगे? 11वां मौलिक कर्तव्य है ये भैया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन 2002 ये किस आर्टिकल में भी आपने पढ़ा था? बाकी किस आर्टिकल में था ये फटाफट से बताएं। तो क्या बोलेंगे भैया? 11 जोड़े गए। क्या बोलोगे? 11 हमने ये जोड़े हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आर्टिकल 300 क्या बता रहा है? एक तो अबे पागल, बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलोगे भाई? भैया क्वेश्चन नंबर 9 में एक वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वेलबींग होना चाहिए, हमने कुछ और लिख लिया क्या जल्दबाजी में? देखते हैं। वेटलैंड एंड ह्यूमन, ओहो हो भाई, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे। यहाँ देखो जरा ध्यान से, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। क्या बोलोगे? वेलबींग, वेलबींग, वेलफेयर लिख लिया हमने इसको, वेलफेयर ध्यान आया मुझे। ऐसी मेरी किसी भी छोटी गलती के लिए साथी कक्षा में ही मुझे आप याद दिलाएं, कोई पिछली चीज भी याद दिलाएं, मैं उसको करेक्ट करूंगा तुरंत, है ना। गलती होनी स्वाभाविक है किसी से भी, किसी से भी, है ना। तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे अगर कोई ऐसी गलती होती है तो आप बताते रहिए, ठीक है। कॉमन चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो क्या बोलेंगे भैया? प्राकृतिक के वातावरण को संरक्षित करना है, ये है। संपत्ति की सुरक्षा करनी है, ये भी है। राष्ट्रगान का सम्मान करना है, जी हाँ। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये क्या बताया था मैंने आपको भैया? जो आपका मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल इंपोर्टेंस के, उनको आर्टिकल 49 में डीपीएसपी में रखा गया है। कल हमने बात की थी इसकी। ये तो भैया डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी किस में आते हैं? आपका भाग 4 में आते हैं। डीपीएसपी तो पार्ट 4 में आता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य किस में? 4A में। तो यही क्या है? यही उसका हिस्सा नहीं है, यही उसका हिस्सा नहीं है। देखना जरा ध्यान से, सारे मौलिक कर्तव्यों का स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए और बड़े ध्यान से उनको पढ़ना। ये देखो, ये दिख पा रहा है आप लोगों को? तो 51A, देखो हिंदी वाले बच्चे सुने, इंग्लिश वालों को इसमें दिक्कत नहीं आती। जो पहला मौलिक कर्तव्य है उसको बोलते हैं ABCDEFGHI, ठीक है। IJ, जे क्या होता है? इजॉरिटी। रीजनिंग में आप पढ़ते हो J10 पर, K11 पर, K11 पर। तो ए, पहला काम क्या बताया गया है? संविधान का पालन करना। ध्वज को पहले नंबर पे रखे गए हैं, संविधान, फ्लैग और नेशनल एंथम को, ठीक है। बी में क्या बताया गया है? इसको हिंदी में लिख के देता है कै खे, इसलिए तुम इंग्लिश वर्जन देख लेना कै खे से, अच्छा नहीं तो ऐसे देगा कै खे गे गे अंगा चे छे जे अइया टे टे डे डे ते ते, ऐसे होता है, फिर गड़बड़ कर दोगे। क्या क्या होता? उन महान आदर्शों को सजाना और पालन करना। तो दूसरे में किसको बताया गया है? जिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। और तीसरे में किसकी 3 शब्दों की बात की गई है? संप्रभुता, एकता और अखंडता। आंखें बंद करिए जरा, मेमोराइज करिए मेरे साथ। पहले में राष्ट्रगान की बात की गई है भैया, राष्ट्रगान की बात की गई है, संविधान की बात की गई है, राष्ट्रध्वज की बात की गई है। दूसरे में भैया किसकी बात की गई है? जो हमारे लिए साथी जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, उनको हमें अपनी भावनाओं में रखना है, यानी फ्रीडम फाइटर्स। दूसरे में फ्रीडम फाइटर। तीसरे में 3 शब्द आए, संप्रभुता यानी सवरिनिटी की बात की गई, एकता यानी कि साथी आपकी यूनिटी की बात की गई, अखंडता यानी इंटीग्रिटी की बात की। 3 में क्या? 3 बात। 3 में क्या? 3 बात। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मार्क कर लो। अब जो पैटर्न आता है ना एसएससी का, मैंने आपसे ये बात एसएससी के पैटर्न में 2 साल पहले भी कही, पिछले साल भी कही। अब ये लाइन लिख के देता है, पूछता है संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात कौन से मौलिक कर्तव्य में की गई है? तो आपसे ऑप्शन देगा आर्टिकल 51A, 51B, 51C। तो आप बोलोगे 3 बातें किसमें की गई हैं? 3 में। 3 बातें क्या बोलोगे? 3 बातें किसमें की गई हैं? 3 में की गई हैं। चौथे में देश की रक्षा की बात। देश की रक्षा किधर से करेंगे भैया? चारों तरफ से। 4 देश की रक्षा आप एक तरफ से करोगे, 2 तरफ से, 3 तरफ से। तो पढ़ने पर बोलो भैया चारों तरफ से देश को सुरक्षित करेंगे, हम मजबूत लोग हैं। भारत के सभी लोगों के बीच जो भाईचारे की बात है, 5 में क्या बताया गया है? भाईचारा। भाईचारा 5 में, पांचों उंगली बराबर, 5 भाई 5 पांडव, 5 पांडव 5 भाई। 5 में किसकी? भाईचारे की बात की गई है। 5वें में याद रख लेना, सिर्फ एक वर्ड याद रख लेना, भाईचारा, इसके अलावा वर्ड ही नहीं मिलेगा। भाईचारे की बात की गई है, किसकी? ब्रदरहुड की बात की गई है, किसकी? ब्रदरहुड की बात की गई है। 6 में किसकी बात की गई है? 6 में साथी आपका जो वर्ड मिले आपको याद रख लेना, संस्कृति, कल्चर को। कल्चर को, संस्कृत को हमको कब पढ़ाया गया? 6ठी क्लास में। 5वीं से पहले संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती किसी को भी। 6ठी में संस्कृत। बोलो 6ठी में क्या बोलोगे?
आपका छठे में संस्कृत यानी संस्कृति याद रख लेंगे, कल्चर याद रख लेंगे, कल्चर याद रख लेंगे। पर्यावरण की जितनी भी चीजें हैं, पर्यावरण एनवायरमेंट, भाई जी नंबर कितने पर होता है? 7 पर। क्या बोलोगे? 7 पर। तो हमारे साथ क्या रहता है हमेशा? जो हमारे साथ रहता है वो है पर्यावरण, इसी की वजह से जिंदगी। आपके साथ क्या है? पर्यावरण। तो एनवायरमेंट वर्ड को किस में डिफाइन किया गया है? 7वें में। वैज्ञानिक सोच 8, संपत्ति की सुरक्षा ये 9। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ये 10 है आपका, और 11वां सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। 11वां, इसको क्या बोलोगे? के। तो इसको लिख के देता है, हमेशा लिख के देता है कि ये 86वें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बीच 86वां संविधान संशोधन 2002, ये 11वां है, यानी के है। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे अभी भी पूछा किस आपका साथी मौलिक अधिकार में आपने ये पढ़ा था? आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 21 है? अनुच्छेद 21 से क्या कह रहा था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के एजुकेशन की बात कर रहा था। जी भैया। तो भैया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के एजुकेशन की बात कहां पर की गई है? तो ये बोलो। अब आगे ना ऐसे नंबर तो आपको पता होना चाहिए नंबर हमेशा। तो क्या बोलेंगे भैया? 11वां करता है। तो जे कौन सा है आपका? क्या 10 है? ये जे तो क्या हो जाएगा? 10। तो आप गलती कर देंगे यहाँ पर, जे 10 हो जाएगा। तो 11वां करता है, यानी कि आपका के करता है, के करता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ, ABCDEFGHI, आई कौन सा नंबर है? आई कौन सा नंबर है? बोलो भाई, आई कौन सा नंबर है? तो ABCDEFGHI, एच कौन सा नंबर है? बोलो। ABCDEFGEFGH 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, और ये क्या हो गया? 10वां हो गया। याद रखेंगे ना? जी भैया याद रखेंगे। ये तो कॉमन चीज है, तुम रीजनिंग में पढ़ते ही होगे इसको, ये तो मुझसे अच्छी आती होंगी आपको, मैं क्या सिखा रहा हूं तुम्हें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली को बताता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन किस में होता है? राष्ट्रपति के पोस्ट कैसे याद करते हैं? बोलना जरा। पकानी कोका दुयोदशम। बोलो भाई। पकानी कोका, पके नहीं आज तक, पकानी कोका दुयोदशम। ये साथी आपका, ये आपका 30 साल पुरानी ट्रिक बड़ी काम आती है। ठीक है। पकानी को का पक यानी कि पद, आर्टिकल 52 से शुरू हो जाता है, 52 से। तो ये क्या हो गया? आर्टिकल 52, 53 आर्टिकल, 54 आर्टिकल, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61। तो पै में पद, दूसरे में का से कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति कौन होता है? आपका साथी कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है। लेकिन क्या राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है? आप कहेंगे नहीं, वास्तविक शक्ति तो भैया किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। 54 में बताया गया है निर्वाचन को। यही तो पूछा, चुनाव किस में बताया गया है, यानी इलेक्शन को किस में बताया गया है? तो क्या बोलेंगे भैया? जो पोस्ट है वो आर्टिकल 52 में बताया गया है, प्रेसिडेंट पोस्ट को। वो साथी चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा, ये बात किस में बताई गई है? चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है। और उसका कोटा बताया गया है। कोटा यानी कि चुनाव में किस तरह से साथी विधायकों का मत का मूल्य होगा। कार्यकाल, मुझे आप बताओ, जो उसका टेन्योर होता है, टाइम होता है, क्या बोलेंगे, वो कितने दिन के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति? फटाफट से बोलो। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। दोबारा यानी कि साथी आपका दोबारा नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट, क्या व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बने तो दोबारा बन सकता है या नहीं? रीअपॉइंटमेंट। आप कहेंगे जी भैया, तो भारत में आज तक कोई बना है? जी भैया बने हैं। रीअपॉइंटमेंट राजेंद्र प्रसाद जी का हुआ है। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। भारत के ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो 1 से अधिक बार राष्ट्रपति बने? भैया राजेंद्र प्रसाद जी। कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी। 58 में उसकी योग्यता बताई गई है। दशा यानी कि एबिलिटीज बताई गई हैं। जो साथी कंडीशंस की बात की गई है, ओथ को इसमें बताया गया है, शपथ को, ओथ को। ठीक है। उसके लिए जो कंडीशंस लागू होनी चाहिए, जैसे मैं आपसे पूछूं राष्ट्रपति को कौन से सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा या राज्यसभा? किसका मेंबर चुने जाने लायक वो होना चाहिए? बताओ एक बार। योग्यता यानी उसकी एबिलिटीज की बात की गई है। और मैं से होता है साथी आपका महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उसके लिए क्या होगा? इम्पीचमेंट होगा। इम्पीचमेंट को किस में बताया गया है? इम्पीचमेंट प्रोसेस को किस में बताया गया है? इनको समझेंगे अगली कक्षाओं में।
तो बताना निर्वाचन यानी चुनाव प्रणाली भैया 53 में आ जाएगी। क्या बोलेंगे? ये 53 में आ जाएगी। अभी ये याद रखो, आज कल आपको चुनाव में कौन भाग लेंगे कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और कैसे आपका कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं आपका महाभियोग प्रणाली को, इम्पीचमेंट प्रोसेस को, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में। भैया 55 हो गया, भैया 55 हो गया। किसमें 55 हो गया जरा बताएं? क्या 55 हो गया? राष्ट्रपति जो प्रमुख, और सॉरी, चुनाव प्रणाली पूछी है ना, तो चुनाव प्रणाली किस में आएगी आपका? चुनाव प्रणाली किस में आएगी बोलेंगे भैया? कोटा आएगा ना आपका। निर्वाचन इलेक्शन की बात आ गई आपका। इसमें तो होगा उसके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेंगे, यहां पर देखना। इलेक्शन में भाग लेते, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लोकसभा राज्यसभा के कैसे सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित की नामांकित? भैया नामांकित तो ये खुद करता है ना भाई। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को भेजता है? आप कहेंगे 12। तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट नहीं करेंगे क्या? हमको तो इन साहब ने भेजा तो हम तो इनको ही वोट देंगे, तो गलत हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं? जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य, लेकिन वो भी कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। विधानसभा सभी जहां जहां भी, चाहे दिल्ली हो, पांडिचेरी हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे सारे राज्य हो, उन सब की विधानसभा होंगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका? तो भैया क्या हो जाएगा आपका? यहां पर कोटा बात होगी। कोटा तो कार्यकाल 54 में क्या पूछा गया? निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे। चुनाव प्रणाली पूछी है ना उसने। क्या पूछा है उसने? अबाउट द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसको किस में डिफाइन किया गया है? इसको कोटा में डिफाइन किया गया है। जो चुनाव की प्रणाली होगी कैसी होती है? क्या बोलेंगे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है भैया। एकल संक्रमणीय मत होता है। इसको राष्ट्रपति का जो कोटा है उसमें डिफाइन किया गया है। थम्स अप करें जी भैया, बात क्लियर है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील उत्तराखंड में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर साथ ही आपका केरल में स्थित है। तो कहां पर है भैया कोलेरू झील? भैया जी आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। याद रख लेना, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में जो है ये 2002 में रामसर साइट बनी थी। कब बनी थी? 2002 में ये रामसर साइट बनी थी। क्या बनी थी? रामसर साइट बनी थी। और साथ में याद रख लेना, जो कोलेरू झील है हमारी, कोलेरू झील है, ये बोलेंगे ये सेकंड सबसे बड़ी झील है। सेकंड सबसे बड़ी झील है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सेकंड सबसे बड़ी कौन सी है? वो कोलेरू है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्त, भारत की सबसे बड़ी झील मुझे बताओ। भारत की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? सबसे बड़ी झील में किसका नाम आएगा? सबसे बड़ी लेक अर्थात झील। लेक अर्थात झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका आंसर आना चाहिए बेमबांध। किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम? क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहे हैं। कौन सी झील है? बेमबांध। तो आप मुझे बताओ बेमबांध झील जो है वो कहां पर है? बेमबांध जो साथी आपका झील है वो कहां पर है? तो बेमबांध झील आपका भैया जी केरल में है। कहां पर है? केरल में है। और ये क्या है? ये सबसे बड़ी है। ठीक है, 2033 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 2033। तो सबसे बड़ी होगी। मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील कौन सी है? सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी कि इंटर कंट्री, क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी अंतर्देशीय इंटर कंट्री साल्ट लेक कौन सी है? अंतर्देशीय लवणीय झील कौन सी है? वो सांभर है। क्या बोलोगे? सांभर है। सांभर कहाँ की है साथी? आपका राजस्थान की है। क्या बोलोगे? राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की है, ये याद रख लेना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, ये किसके अनुसार हुई आपका साथी? ये किसके अनुसार हुई आपका? सेकंड बड़ी झील कोलेरू। तो ऐसे ही सेकंड बड़ी झील कोरोलू के बराबर ही आपका क्षेत्रफल आता है। किसका? सबसे बड़ी झील अगर मैं पूछ लूं, सबसे बड़ी लैगून झील, ऐसा मैं वर्ड पूछ लूं, सबसे बड़ी लैगून झील आपका, तो वो आप कहेंगे लैगून झील हमारा आंसर हो जाएगा। लैगून लेक कौन सी है? वो चिल्का झील है। सबसे बड़ी चिल्का झील है। सबसे बड़ी चिल्का झील हो जाएगी जो लैगून लेक होगी आपका। ठीक है, कोलेरू लेक आपका सेकंड सबसे बड़ी हो जाएगी। किसमें? आपका अंतर्देशीय में। ठीक है, अंतर्देशीय झील में सबसे बड़ी है। अगर टोटल क्षेत्रफल में, कुल क्षेत्रफल में, याद रख लेना, कुल क्षेत्रफल में सेकंड कौन होगी?
कुल क्षेत्रफल में बेम्बांद के बाद में सेकंड कौन होगी, वो चिल्का होगी। जैसे अंतर्देशीय सबसे बड़ी सांभर है, ऐसे ही दूसरी सबसे बड़ी कौन है, वो कोलेरू है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, वो कोलेरू है, ये याद रखेंगे, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और उत्तराखंड की कोई झील आप मुझे बता सकते हैं तो बताएं जरा, उत्तराखंड में झील का क्या स्टेटमेंट, अभी याद कराएंगे। बेकल झील के संबंध में, बेकाल झील कौन से देश में है, बेकल बोलते हैं, इसी को बेकाल भी बोलते हैं, बेकाल, ठीक है, बेकाल झील। तो बेकाल झील के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा पढ़ें। बेकाल झील पृथ्वी पर सबसे पुरानी मौजूदा मीठे पानी की झील है। क्या बेकाल झील एक मीठे पानी की झील है साथी? जी भैया, एकदम से सही है। यह दुनिया की दूसरी बड़ी झील है। जी भैया, दूसरी बड़ी झील है। तो फिर आपको पता होना चाहिए दुनिया की पहली बड़ी कौन है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताओ जी। भारत की तो मैंने आपको बता दी, और दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी जो लेक है, सबसे बड़ी लेक है, वो है कैस्पियन सागर। क्या बोलोगे? कैस्पियन सागर। और कैसे पानी की है ये, क्या बोलोगे? कैस्पियन सागर। ये भैया आपका खारे पानी की, साल्ट वाटर की है, खारे पानी की है। लेकिन आपसे कभी पूछे ना मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो फिर सुपीरियर हो जाएगी, जो यूएसए की है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो सुपीरियर हो जाएगी, है ना। तो ये बात ठीक होगी। यह दुनिया की सबसे लंबी झील है, बोलेंगे भी फटाफट से। आप कहेंगे नहीं भैया, यह दुनिया की सबसे लंबी झील नहीं है, उसमें नाम आता फिर तंगानिका का। तो कौन से दो ठीक है आपका? पहले और दूसरे ठीक है, एक और दो केवल, ये ही ठीक है, ठीक है। बैकाल के लिए स्टेटमेंट होने चाहिए था, बैकाल के लिए स्टेटमेंट होना चाहिए का कि बैकाल दुनिया की सबसे गहरी है, द डीपेस्ट लेक है ये। क्या बोलोगे? बैकाल दुनिया की सबसे गहरी है। क्या बोलोगे? सबसे गहरी, द डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड है, डीपेस्ट लेक। कितने मीटर गहरी है? 1637 मीटर इसकी गहराई है, 1637 मीटर इसकी क्या है साथी? आपका डेप्थ है, डेप्थ यानी कि गहराई है, गहराई है, ठीक है। आगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट आगे आएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। गुरु डोंगमार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुरु डोंगमार बिहार की है, बिहार की भी सोच लो कौन सी झील जानते हो, सिक्किम की सोच लो, तमिलनाडु की सोच लो, या छत्तीसगढ़ की सोच लो। तो गुरु डोंगमार कहाँ की है? वो भैया सिक्किम की झील है। सिक्किम की जब झीलों का नाम आए तो एक झील मत भूलना, चोलामू झील। क्या पहचान है चोलामू, चोलामू लेक की क्या पहचान है? तो चोलामू लेक आप कहेंगे भैया ये क्या बोलेंगे, आपका भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। भारत में सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत में सबसे सबसे जो ऊंची झील है वो कौन सी है, बताएंगे। भारत में सबसे ऊंची झील जो है वो चोलामू है। और चोलामू झील ये कहाँ से निकलती है साथी? तीस्ता रिवर से निकलती है, तीस्ता नदी से। कहाँ से? तीस्ता रिवर से ये निकलती है, तीस्ता रिवर से ये निकलती है, ठीक है, तीस्ता रिवर से। आप मुझे बताओ, जब हम सिक्किम की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठी झील, मतलब मैं आपको आइडेंटिफाई करा रहा हूं कि मीठी झील भी है वो। सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है जो नॉर्थ ईस्ट में है? तो वो है लोकटक। तो मैं आपसे पूछूं लोकटक दोस्त किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर आना चाहिए लोकटक भैया जी मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, कुछ झीलों के नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी है? वो लोकटक है। लोकटक कैसे? लोकटक में क्या है आप जानते हैं ना, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत का कौन सा है? वो भैया केबुल लामजाओ है। उसको तैरता हुआ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कहां पर है? लोकटक झील में स्थित है, लोकटक झील में स्थित है। अब आते हैं दोस्त, कुछ झीलों के नाम मुझे बताना। बैरीनाग झील कहां पर है? बैरीनाग झील, बैरीनाग जो लेक है वो कहां पर है? शेषनाग लेक कहां पर है? जैसे नाग आ जाए आगे, शेषनाग झील लेक कहां पर है आपका? डल झील पूछ ले आपसे, डल कहां पर है? वुलर कहां पर है? तो क्या बोलेंगे भैया, इसके लिए हम कह देंगे जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा आपका। मुझे बताओ फतेह सागर झील कहां पर है? फतेह सागर, फतेह सागर साथी। मुझे बताओ नक्की झील कहाँ पर है? मुझे बताओ पिछोला झील कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? पिछोला झील कहाँ पर है? जयसमंद झील कहाँ पर है? जिनमें जय आ जाए,
तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। क्या बोलेंगे? राजस्थान में है, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। आप सबके प्यार की वजह से देखने को मौका मिला। लोनार, लोनार झील कहाँ पर है? जो साथी किससे? महाराष्ट्र में है। इसका पानी कैसा है? गुलाबी पानी है, गुलाबी पानी है, ठीक है। कैसा? गुलाबी पानी। ये साथी एक एस्टेरॉइड के, क्या बोलेंगे? एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से उत्पन्न हुई थी। पृथ्वी पे एक एस्टेरॉइड टकराया था, उसके टकराने से लोनार झील बनी थी, ठीक है, लोनार झील बनी थी। भीमताल, शुक्रताल, ये कहाँ पर है? भीमताल हो गया, शुक्रताल हो गया, शुक्रताल हो गया। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील ये कहाँ पर है दोस्त आपका? भैया जी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। बैनी सागर झील बताओ कहाँ पर है? बैनी सागर जो खजुराहो के पास में है। तो खजुराहो कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहीं पर एक आपका भोजताल भी है। क्या है? भोजताल भी कहाँ पर है? एमपी में है, भोजताल। मैं आपसे पूछूं हरिके लेक कहाँ पर है? हरिके दोस्त पंजाब में है, पंजाब में है। मुझे बताओ पुलिकट झील कहाँ पर है? पुलिकट झील कहाँ पर है? तो पुलिकट आप बोलेंगे भैया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। मुझे बताओ आप साथी हुसैन सागर, हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हुसैन सागर बोल दूं मैं आपसे, आपका श्रीसेलम बोल दूं, श्रीसेलम झील कहाँ पर है? श्रीसेलम, तो क्या बोलोगे भैया? आंध्रा में स्थित है। कहाँ पर? ये कराया मैंने आपका, जो आपको याद है उसका रिवीजन। कितनी याद थी आप लोगों को? कितनी याद थी इनमें से? थम्स अप करो कि भैया मैक्सिमम याद थी। नहीं याद थी तो अब होनी चाहिए। झीलों की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध सस्थमकोट्टा झील, सस्थमकोट्टा झील भारत में कहाँ पर स्थित है? सस्थमकोट्टा क्या साथी गुजरात की है या केरल की है? तो सस्थमकोट्टा लेक है भारत में, कहाँ पर? केरल में। क्या बोलोगे? केरल में स्थित है। झीलों की क्वीन बोलते हैं इसको, क्वीन ऑफ लेक्स। मुझे बताओ ऑर्चर्ड ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है? झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है? ऑर्चर्ड ऑफ लेक्स, झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है? तो क्या बोलोगे? फिनलैंड को कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को कहा जाता है। मैं आपसे पूछूं हजार झीलों का देश किसको बोलते हैं? क्या बोलोगे? द कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स। हजार झीलों का देश किसको बोलते हैं? वो फिनलैंड को कहते हैं। मुझे बताओ मिस्टीरियस लेक्स किसको कहा जाता है? रहस्यमयी झील कौन सी है भारत की जिसको मिस्टीरियस लेक कहा जाता है? क्या बोलते हैं? मिस्टीरियस, क्या बोलेंगे? मिस्टीरियस लेक किसको कहा जाता है? वो है भैया रूपकुंड। अभी कहाँ बताई थी रूपकुंड? भैया रूपकुंड आपने बताई थी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। भारत में प्लाया झील कौन सी है साथी बताएंगे? प्लाया झील उसकी संरचना के अनुसार से बोलते हैं। प्लाया लेक कौन सी है? प्लाया लेक किसको कहते हैं? प्लाया लेक है सांभर, जो कि डीडवाना में पड़ती है, डीडवाना डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। सांभर झील कहाँ की है साथी? आपका राजस्थान की है। इसको बोलते हैं प्लाया लेक। ऑक्सबो लेक कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सबो लेक भारत में कौन सी है? ऑक्सबो लेक जिसको हम बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलेंगे? गोखुर, गाय के खुर के जैसी, मतलब ऐसी आकृति वाली जो होती हैं। जो गोखुर झील है, गोखुर लेक है, वो कौन सी है? तो गोखुर लेक में नाम आता है कंवर झील का, कंवर झील। और कंवर झील किस राज्य में है ये आप बताइए? कंवर झील भैया बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। और ये भारत और एशिया की सबसे बड़ी क्या बोलोगे? गोखुर झील है। भारत प्लस एशिया की सबसे बड़ी है, भारत प्लस एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यानी भारत और एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक यही है, ऑक्सबो लेक यही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर पर, सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और परिष्कृत स्तंभों पर अंकित किया था? मतलब अपनी जनता को संदेश लिखे। कौन है जिसका हृदय पिघल गया था? वही है सम्राट अशोक। गद्दी पर कब बैठा था? 269 बीसी में गद्दी पर बैठा और 232। तो आप मुझे बताओ कुल कितने वर्षों का शासनकाल रहा? ये घटा दिया करो। पूछा जाता है सम्राट अशोक जिसकी माता का नाम सुभद्रांगी था, जिसके पिता का नाम बिंदुसार था। कल भी मैंने आपको बताया कि वो गद्दी पर बैठा तो कितने वर्षों के लिए भैया? 37 वर्षों के लिए। 37 वर्षों के लिए अशोक गद्दी पर बैठा और इसने मैसेज लिखवाए अपनी जनता के लिए। कितने शिलालेख, कितने रॉक एडिक्ट्स इसने लिखवाए?
कितने रॉक एडिक्ट्स इसने लिखवाए, शिलालेखों की संख्या 14 है। कितने पिलर एडिक्ट्स इसने लिखवाए थे, क्या बोलेंगे, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। और कितने इसने साथी आपका केव एडिक्ट्स लिखवाए, यानी कितने गुहा लेख इसने लिखवाए थे, तो आप बोलेंगे इसने गुहा लेखों की संख्या जो लिखवाई है उनकी संख्या 3 है। कितनी, इनकी संख्या 3 है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो अशोक से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट घटना है 8वें वर्ष जो घटी, वो है 261 बीसी की घटना। क्या आप मुझे बता सकते हैं 261 बीसी में यानी अशोक के अपनी गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष क्या घटित हुआ था? तो आप कहेंगे भैया कलिंग वॉर हुआ। कलिंग वॉर हुआ जिसके बाद में अशोक का हृदय बदला था। बताओ किस शिलालेख में इसका वर्णन है, क्या बोलेंगे, शिलालेख जो अशोक के 14 हैं उनमें से जो शिलालेख 13वां है वो कलिंग वॉर, कलिंग वॉर यानी कि कलिंग जो कहाँ पर था आपका, इसकी राजधानी हुआ करती थी कलिंग की तोसली। तोसली इसकी क्या थी, कैपिटल थी, लिखना इस बात को अपनी कॉपी में। और ये कहाँ पर पड़ेगा वर्तमान में, भैया उड़ीसा में स्थित है कलिंग। कलिंग उड़ीसा में स्थित है। यहीं पर क्या हुआ था, अशोक ने अपनी क्या बोलेंगे आपका जो भेरी घोष, पहले तो वो युद्ध में विश्वास रखता था तो उसने भेरी घोष को छोड़ करके क्या अपना लिया था, शांति की नीति यानी धम्म घोष को अपना लिया था। क्या बोलेंगे, भेरी घोष को छोड़ करके अशोक ने क्या अपनाया था, तो भेरी पॉलिसी को छोड़ के उसने धम्म पॉलिसी को, धम्म नीति को अपनाया था। ठीक है, इसी के बाद में अशोक के अध्यादेश, अशोक ने जो ऑर्डिनेंस दिए साथी अपनी जनता को, वो कहाँ पर हैं, वो राजस्थान के जयगढ़ में हैं। कहाँ पर हैं, राजस्थान के जयगढ़ में हैं। कहाँ पर हैं, राजस्थान के भैया जयगढ़ में हैं। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था, जो रिपोर्टर्स होते थे, जो मौर्यन एम्पायर था आपका उसमें रिपोर्टर्स को, जो रिपोर्टर समझते हैं ना, जो न्यूज वाले होते हैं, जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग, तो उनको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, प्रतिपादक बोलते थे। क्या बोलते, प्रतिवेदक भैया कहते थे, प्रतिवेदक। जो नागरिक होता था ये कहते थे मजिस्ट्रेट को, जैसे आज डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिले को संभालता था तो वो होता था नागरिक। प्रतिवेदक होता था रिपोर्टर, प्रतिवेदक रिपोर्टर होता था। रज्जुक, ये तो अशोक के टाइम, हाँ अशोक भी मौर्य साम्राज्य में, ये रज्जुक, युक्तक, प्रदेशक, ये 3 अधिकारी उसने नियुक्त किए थे अशोक ने। वो किसके लिए, जनता की समस्याओं को सुनो और मेरे पास लेके आओ कि जनता की क्या समस्याएं हैं। एक होता था सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष किस लिए होता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बोलेंगे भैया ये आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, यानी लैंड से जुड़ा हुआ था। किससे, कृषि या भूमि का ये अध्यक्ष था। कृषि या भूमि अध्यक्ष कौन होता था, उसको सीता अध्यक्ष बोलते थे। एक होता था अंतपाल, क्या बोलोगे, अंतपाल, इसका काम था बॉर्डर सिक्योरिटी का। इसका काम था, इसका बॉर्डर सिक्योरिटी का, सीमा सुरक्षा का। ठीक है, सीमा सुरक्षा का काम था। एक होता था गूढ़ पुरुष, क्या बोलेंगे, गूढ़ का मतलब एकदम से गहरा। गूढ़ पुरुष कौन है, वो स्पाई था, स्पाई था, गुप्तचर, स्पाई, जासूस बोलते हैं, एसपीआई होता है ना, स्पाई। ठीक है, स्पाई। और इसी को बोल जाते थे मानवक, क्या कहा जाता था, मानवक, इसी को कहा जाता था मानवक, मानवक। भिक्षुकी कौन होती थी मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में भिक्षुकी का क्या अर्थ था, ये महिला स्पाई होती थी। ये कौन होती थी, ये महिला गुप्तचर होती थी, वुमेन स्पाई होती थी, वुमेन स्पाई होती थी। ठीक है, एक होता था आपका लक्षणाध्यक्ष, क्या होता था, लक्षणाध्यक्ष, ये होता था आपका करेंसी डिपार्टमेंट में। लक्षणाध्यक्ष का संबंध किससे था, ये मुद्रा विभाग का अधिकारी था। किसका था ये, मुद्रा विभाग का, मुद्रा विभाग यानी कि करेंसी डिपार्टमेंट का अधिकारी होता था, करेंसी डिपार्टमेंट। आगे आएंगे नेक्स्ट। मेगस्थनीज के अनुसार एरिस्टिनोमोई, मेगस्थनीज किसके समय पर भारत में आया बताएंगे, मेगस्थनीज मेरे दोस्त किसके समय पर आया, अरे कैसे कमजोर से पड़ गए, उत्तर कैसे नहीं आ रहे हैं, बताओ। मेगस्थनीज किसके समय पर भारत आया, बोलेंगे भैया चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया। बोले भैया नोट्स बना रहे हैं तो वहीं पर बोलना है, ऐसे नहीं, मैं यहाँ बढ़ाने को नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी स्पीड इतना तेज होकर नहीं दिखाना है, कागज पे लिखो। जिनको यही विश्वास है कि देखो जो आपको याद है उसको नोट बेशक मत करो, लेकिन जो याद नहीं हो उसको नोट कर लिया करो, उसको तुरंत शॉर्ट नोट बना लिया करो। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया मेगस्थनीज, और कौन सी बुक लिखी इसने, बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये आया, और इसने कौन सी बुक लिखी थी मेगस्थनीज ने, तो आप बोलेंगे भैया इसने इंडिका लिखी। इंडिका पुस्तक में क्या इसने लिखा,
इंडिका पुस्तक में इसने लिखा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इसने लिखा। किसके बारे में लिखा था ये भैया, पाटलिपुत्र के बारे में इसने लिखा, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में, अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा। और क्या कहता है कि यहाँ पर दो अधिकारी थे, एक था एग्रीनोमई अधिकारी, एग्रीनोमई, एग्री का मतलब एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि आदि से था, सड़क आदि से काम देखता था। और तो एस्टिनोमई किससे संबंधित था, वो था आपका जिला प्रशासन से, किससे, जिला प्रशासन का प्रभारी था, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिला प्रशासन का। दो अधिकारियों का जिक्र उसने किया, एग्री मतलब एग्रीकल्चर से और साथ ही आपका क्या बोलोगे, एग्रीकल्चर से, और दूसरा किससे था, वो आपका किससे था, एडमिनिस्ट्रेशन से था, एडमिनिस्ट्रेशन से था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था इसको। किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका तापमान कितना होगा। मार्च स्केल बताता हूं, कल क्वेश्चन कराऊंगा फिर से एक, आपकी तरफ से परफेक्ट आंसर चाहिए कल। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K बटे क्या बोलोगे आपका, क्या बोलते K-273/5 बराबर होता है R/4। ये होता है रोमर स्केल, रोमर स्केल। K4 होता है क्या साथी, आपका केल्विन स्केल होता है। ये होता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। और साथ ही ये होता है आपका सेल्सियस स्केल, क्या बोलोगे, सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस स्केल। तो क्या पूछेंगे आपका 40 डिग्री। तो टेम्परेचर जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, निकालना सीखोगे सारे, पेन पकड़ लो, कमेंट नहीं चाहिए। ये मेरा ऐसे समझो आपको परम आदेश है कि अभी कमेंट नहीं चाहिए, अब सिर्फ कॉपी पे लिखो, पेन ले लो हाथ में, रोक के दिखाओ कमेंट, दम लगा के रोक के दिखाओ कमेंट कि भैया रोक देंगे अभी 1 सेकंड में। तो सी की वैल्यू दी हुई है, तो किस किस की जरूरत है हमको, सी दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है फ़ारेनहाइट, तो हमें इन दो से ही तो मतलब है, बाकी किसी से थोड़ी है। तो C/5, सी की वैल्यू कितनी है, रख के दिखाओ, सी की वैल्यू कितनी, कॉपी पे करना है, कमेंट नहीं, कमेंट नहीं, कुछ बुद्धू ही नहीं सुनेंगे बस। 40/5, कुछ का बेचारों का नेट भी आगे पीछे होता है ना, आगे पीछे का मतलब उनको मेरी बात सुनाई अब के बाद देगी थोड़ी देर बाद। 40/5 बराबर F-32/9 होता है। ये क्या काटोगे, 5 8 8 नाम 72 हो गया, और 72 बराबर F-32, F की वैल्यू चाहिए, 32 जोड़ दो उधर जाके, क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। जैसे घर के लिए दे रहा हूं आपको होमवर्क, जल कितने डिग्री पर उबलता है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, जो क्वथनांक बिंदु है, जल का जो क्वथनांक है उबलता है जिस पर, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है जी भैया। तो मैं पूछूं उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन करना बैठ के, कोई सा भी टेम्परेचर दे दूं उसी की कैलकुलेशन करना। जैसे मैं देता हूं ये वाला टेम्परेचर, लिखना इफ C इक्वल्स टू 40 डिग्री देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K, यानी कि केल्विन पैमाने पर क्या मान होगा यदि सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 40 है। तो अब कौन से की जरूरत होगी जरा बताएं, अब कौन से की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे भैया C की और किसका, K, तो हम रखेंगे वैल्यू किसकी, C/5 बराबर K-273/5। अरे गूंगे कुछ बोल जाओ, गूंगे कुछ बोल जाओ, आ रही है बात समझ में या नहीं। तो C की वैल्यू कितनी है 40, तो क्या हो गया 40 बराबर K-273, कोई भी वैल्यू निकाल लोगे तो इसको किधर भेजना पड़ेगा, इधर। तो 273 में जैसे ही 40 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 273 में जोड़ते ही 313। बोले गुरुजी गूंगे नहीं है हम, ठीक है, देखो किसी किसी ने 100 दे दिया है, एक कुछ तो ऐसे 273 में 40 जोड़ के उनका उत्तर आ रहा 213, 213 सही है। एमटीएस में मैथ क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग में भी अटक जाओ तो कुछ पता नहीं, तो मैथ की क्लास चलेंगी कुछ, उनको करके जाना, कम से कम क्वालिफाई कर पाओ। जोड़ घटाने नहीं कर पा रहे हो चाचा जी, और बातें तुमसे बनवा लो कितनी भी, और किसी को कुछ समझते नहीं होंगे दुनिया में, और सामने वाली को भी बहका रहे होंगे। इस बार एसएससी सीजीएल पार है, एसएससी सीजीएल 3-4 स्ट्रेटजी देखता होगा दिन में, 3-4 अपने वीडियो देख लेता होगा, गुरुजी की जोश भरी, कमाल कर देंगे, धरती पलट देंगे। और फिर उससे कह रहा होगा 1-2 एक्सरसाइज वाले की वीडियो भेज के कि भैया 3 स्टार लगे हुए हैं, जय हिंद। इस तरह से आएंगे। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है, लेकिन ऐसे नहीं आओगे भाई, जोड़ घटाने ठीक नहीं है तो उल्टा वापस जाना पड़ेगा, उतना नहीं जा पाएंगे आगे।
उतना आगे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जोड़ना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? जो साउंड है, साउंड की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। किस आदमी ने ये बताया आपको? ये चाल ध्वनि की 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। लाप्लाक्स होती है। क्या बोलेंगे? लाप्लाक्स ने बताया था, लाप्लाक्स ने। तो ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? हमेशा सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी। और सॉलिड में भी सबसे ज्यादा किसमें होती है? याद रख लेना, ठोस में, ठोस के बाद में साथी आपका लिक्विड में, और लिक्विड के बाद में साथी आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस में कभी भी पूछे तो साथी आपका 6420 मीटर प्रति सेकंड सबसे ज्यादा किसमें होती है? बताओ। द्रव में सबसे ज्यादा होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड, ये सबसे ज्यादा किसमें होती है? और गैस में अगर मैं बात करूं 1284 मीटर प्रति सेकंड, ये किसमें होती है? कमाल तरीके से बता दें। 6420 किसमें स्पीड होती है साथी, बता दो एक बार। बहुत बढ़िया भैया, एल्यूमिनियम, 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 कमाल। क्या बोलोगे? ये किस में होती है? एल्यूमिनियम में होती है। ये साथी आपका जो सी वाटर होता है, समुद्री जल होता है, क्या होता है? सी वाटर होता है। और रेलवेज ने पूछा था एनटीपीसी में, सी वाटर क्या होता है? ये सी वाटर होता है आपका, जैसे जो आपका साधारण जल होता है उसमें होता है 1498, 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। गैस कौन सी है जिसमें ये स्पीड होती है? हाइड्रोजन में। क्या बोलोगे? हाइड्रोजन में। तो कभी भी पूछे कौन सी गैस में सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है, किस द्रव में सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है, और किस ठोस में होती है, किस ठोस में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कमाल तरीके से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या नेटल जो बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है? बिच्छू बूटी यानी बिच्छू से जो मिल जाए आपका, तो डंक वाली चीजों से क्या मिलेगा? हमेशा डंक वाली चीजों से, उनसे भैया डंक वाली चीजें ये होती है मैथेनोइक अम्ल। और मैथेनोइक अम्ल को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को साथी हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। बोलो मेरे साथ एक बार, HCOOH होता है। और जितनी भी चीजें हैं, चींटी हो, ततैया हो, आपका भैया ततैया क्या होता? पीला सा नहीं होता वो, चींटी, ततैया, मधुमक्खी, इन सभी में क्या पाया जाता है आपका? जिनमें डंक होता है, डंक, उनको बोलते हैं आपका फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड साथी किसमें मिलता है? ये आपका जो सौर होते हैं फ्रूट्स, यानी खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में, क्या बोलोगे? खट्टे फलों में। एथनोइक नहीं, एक्जोलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये साथी टमाटर जो पथरी बना देता है, टमाटर में, पालक में, टमाटर और पालक में क्या मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। मुझे बताओ टार्टरिक एसिड किसमें मिलता है? टार्टरिक एसिड किसमें मिलता है? भैया इमली में मिलता है। किसमें? इमली में मिलता है, लड़कियां खाती हैं इसको। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3COOH। ये किसमें मिलता है? विनेगार में मिलता है, सिरका में। किसमें? सिरका में मिलता है। इरूसिक एसिड बताओ किसमें मिलता है? मस्टर्ड ऑयल में। इरूसिक एसिड किसमें मिलेगा? ये आपका मस्टर्ड ऑयल में, यानी कि सरसों के तेल में, सरसों के तेल में। ठीक है, सरसों के तेल में। मुझे बताओ आप, बेंजोइक एसिड किसमें मिलता है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड किसमें मिलता है? तो बेंजोइक एसिड भैया घास में मिलता है। मैलिक एसिड बताओ किसमें पाया जाता है? मैलिक एसिड आपका, बोलो भाई फटाफट से, मैलिक एसिड किसमें? भैया जी सेब में पाया जाता है। बोला करो मेरे साथ जब मैं आपसे पूछता हूँ ये मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं ब्यूटेरिक एसिड किसमें पाया जाता है? ब्यूटेरिक एसिड, तो ब्यूटेरिक एसिड आप बोलेंगे भैया मक्खन में पाया जाता है। भाई साहब क्या बोलोगे आप? मक्खन में पाया जाता है। ओलिक एसिड किसमें पाया जाता है? ओलिक एसिड, ओलिक एसिड ये आपका ऑलिव में पाया जाता है, यानी कि जैतून में पाया जाता है। ग्लूटामिक किस में पाया जाता है? ग्लूटामिक एसिड, तो आप कहेंगे भैया ये गेहूं में पाया जाता है। कहाँ पर? गेहूं में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड भैया दूध दही में पाया जाता है। किसमें? दूध दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? दूध दही में पाया जाता है। व्हीट में, गेहूं में ग्लूटामिक हो गया, ओलिव में ओलिक हो गया, आपका बटर में ब्यूटेरिक हो गया, एप्पल में मैलिक हो गया, ग्रास में बेंजोइक हो गया, मस्टर्ड में आपका साथी इरोसिक हो गया, विनेगार में एसिटिक हो गया, और साथी इमली में टार्टरिक हो गया आपका। ठीक है,
उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। उच्च रक्तचाप, देखो मनुष्य का आइडियल क्या है, mmHg मिलीमीटर, और Hg मतलब पारा, 120 से ऊपर हो जाए या 80 से नीचे हो जाए। 80 से नीचे क्या हो जाता है, लो बीपी हो जाता है, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, और 120 से ऊपर होते ही हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। आप हम सबके घरों में होता है हाई ब्लड प्रेशर, किसी ना किसी को होता है ना, आपके भी घर में होगा, मम्मी को हो सकता है, पापा को हो सकता है। तो मेरी एक सलाह मानना, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप एक बार एक चीज़ पे सर्च करना, डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट क्या होती है आपका, और उसको अपने घर में फॉलो करवाओ। दवाई गोली खिलाने से कहीं ज़्यादा है कि आप अपने पापा मम्मी को आज बीपी की दवाइयाँ खिलाओगे, बीपी की दवाइयाँ खिलाते खिलाते फिर क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे शुगर के पेशेंट हो जाएंगे और अन्य बीमारियाँ उनको पैदा हो जाएंगी। तो इसको देख लेना आप, है ना। क्या बोलेंगे, दादी हो, ताऊ हो, कोई भी हो, कोई भी किसी भी एज के हो, सबके लिए डीआईपी डाइट काम करती है, उसको एक बार देखना, ठीक है, देखना, उसको सर्च कर लेंगे ना। डीआईपी, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी ने बताया होगा इसको, ठीक है। एक टाइम पर उन पर पूरे देश में देशद्रोह का आरोप लगा दिया था, हालांकि क्योंकि उन्होंने कोरोना के टाइम पर ये कह दिया था कि भैया जो है वैक्सीन को मत लगवाओ, क्योंकि उनके यहाँ जितने भी लोग गए उन्होंने सब लोगों को, कोरोना के पेशेंट्स को 2-2 3-3 दिन में ठीक किया, बिना दवाई के ठीक किया। तो उस समय उन्होंने बोला कि ये तो एंटी गवर्नमेंट चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने, उनकी बात को किसी ने माना ही नहीं उस टाइम पे। अब आके बोल रहे हैं ये वैक्सीन लगवाई, वो लगवाई, इसके गड़बड़ है, उसकी गड़बड़ है, इससे ये होगा, उससे वो होगा, ठीक है। डीएपी खाद नहीं, डीआईपी डाइट, डीआईपी। तो आप उसको एक बार देखना, आप इतने समझदार है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो सेवन कम करने की ख्याल किसको दिया गया है, सोडियम को, सोडियम को, सोडियम को। और डीआईपी डाइट में फिर सब कुछ छोड़ना होता है मतलब कि आपका दूध भी और दूध से बनी चीज़ें भी, तो अपने आप सब शुगर वुगर सब सेट हो जाती हैं, ठीक है। उसमें फ्रूट्स वगैरह को, वेजिटेबल्स इनको बढ़ाना पड़ता है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है बताओ जी, द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए। एनपीए होता क्या है, गैर पैकेज कार्रवाई, नॉन पैकेज एक्शन होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एक्शंस होते हैं, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई हैं, कोई उनका योगदान नहीं है, वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। ऐसे ही मुझे बताओ साथी, एनपीएस क्या होता है इकोनॉमिक्स में, एनपीएस का क्या मतलब है, क्या बोलोगे, नेशनल पेंशन सिस्टम होता है भैया, क्या होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। क्या बता सकते हो, एनपीएस को भारत में कब शुरू किया गया था, तो आप बोलेंगे एनपीएस को भारत में भैया 1 जनवरी 2004 से शुरू किया गया था, 1 जनवरी 2004 से शुरू किया गया था, ठीक है। और वो कोई दवाई नहीं है, कभी उसको देखो ना, डीआईपी भैया कोई दवाई ववाई तो नहीं है, मतलब वो आपके घर, आप अपने परिवारजनों का कैसे ख्याल रखें, उसके कैसे डाइट को फॉलो करें आप। मेरा ये धर्म है आपको बताने का कि भाई आपकी फैमिली में भी कोई बीमार नहीं होना चाहिए। जीवीए की बात करते हैं, जीवीए क्या है आपका, वो है भैया ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या बोलोगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है जीवीए। एनवीए की बात करें साथी, एनवीए क्या होता है आपका, ये भैया नेट वैल्यू एडेड होता है, क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड होता है, नेट वैल्यू एडेड होता है। डब्ल्यूपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है आपका, होलसेल, क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जिसके लिए बेस ईयर क्या था आपका, होलसेल प्राइस ईयर के लिए, इसके लिए आपका बेस ईयर हम चुनते 2011-12 होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए। डब्ल्यूपीआई क्या बोलते हैं, थोक मूल्य सूचकांक, क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में से डेप्रिसिएशन, मैंने बताया था ना कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी चीज की कीमतें में जो घटाव आ जाता है वही आपका डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन से घटाकर की जाती है, जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट हमको निकालना है मार्केट प्राइस पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को निकालेंगे और उसमें से हटा देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपका मूल्य ह्रास, मूल्यों में जो कमी आई है, मूल्यों में जो कमी आई है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऐसे निकाल लेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ऐसे निकाल लेंगे, या आपका बोले शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ऐसे निकाल लेंगे, राष्ट्रीय आय भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर क्या है उससे इसको घटा करके हम एनएनपी निकाल सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी। बेलोचदार मांग वाले उत्पाद का एक उदाहरण कौन सा होता है,
बेलोचदार मांग किसको कहते हैं? बेलोचदार मांग लग्जरी कार होती हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, एयरलाइन के टिकट, ये तो लग्जरी हो गया। लग्जरी चीजें किस में चली जाती हैं आपका साथी? आपका क्या बोलेंगे बेलोचदार में कौन सी आएगी? इन इलास्टिक में बोतल बंद पानी। तो बोतल बंद पानी से कैसे समझे? देखो, अगर किसी पानी की कीमत भी बढ़ जाए, समझना मेरी बात को, अगर इसकी कीमत पानी की बोतल की 30 रुपए बढ़ जाए और इसमें पानी आता था 1 लीटर, यानी मात्रा वही बनी रहे और कीमत बढ़ जाए, वही बेलोचदार मांग है। वही क्या है? इनइलास्टिक डिमांड होता है। ठीक है, लोचदार में क्या होगा? इलास्टिक में क्या होगा? लोचदार में यानी कि इलास्टिक में क्या होता है आपका? उसमें क्या बोलेंगे? कीमत तो बढ़ जाएंगी, कीमत तो बढ़ जाती हैं, लेकिन जो डिमांड है ना, डिमांड है वो कभी भी चेंज नहीं होती, डिमांड उनकी उतनी ही बनी रहती है। जैसे साथी आपका लग्जरी की चीजें हैं, बढ़ती रहे कीमत, जो पैसे वाला है उस पर क्या फर्क पड़ता है? चैनल लॉग आउट हो गया तो यार मुझे तो बता भाई, मैं बोले जा रहा हूँ। अच्छा, क्लास चल पा रही है? तो ये क्या हुआ लॉग आउट, ये कैसे हो गया? अच्छा अच्छा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है क्या? ओके ओके, ठीक है। मैं सोच रहा था क्लास विलास सब उड़ गई, तुमने मुझे बताया नहीं, मैं लिख रहा हूँ उधर। ठीक है जी भाई साहब, आएंगे क्या? आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं शायद, लेकिन मैं आपके कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन क्या हो गई है? वाइट हो गई है सामने, और चैनल को शायद कोई दिक्कत हुई है ना? अभी कर लेंगे ठीक। राष्ट्रीय आय क्या होती है? नेशनल इनकम क्या होती है? आप मुझे बताएंगे। नेशनल इनकम होती है, यहाँ एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य होता है, या 2 वर्ष में, या 5 वर्ष में, या देश के बाहर। आप कहेंगे नहीं भी, ना तो देश के बाहर होगा, ना 5 वर्ष होगा, ना 2 वर्ष होगा। 1 साल के अंदर किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मुद्रा मूल्य है, ठीक है, वही क्या? नेशनल इनकम कहलाती है। वही क्या है? वही भैया नेशनल इनकम कहलाती है। करंट अफेयर्स के प्रश्नों को उड़ा दो तुम कमाल तरीके से। अब आपके कमेंट्स मुझे दिख पा रहे हैं। भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? नए होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? पहले तो मुझे बताओ, गृह मंत्रालय किसके पास में है भारत में? तो महेश जडेजा, रमेश निगम, गोविंद मोहन, या फिर आपका गणेश गौतम। भैया गोविंद मोहन जी बने हैं। याद रख लेना, हमारे गृह मंत्रालय, गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्रालय कौन? गृह मंत्रालय किसके पास है? या जो पार्टिसिपेशन की मिनिस्ट्री है आपका, सहभागिता मंत्री कौन है? सहभागिता मंत्रालय किसके पास में है? तो आप कहेंगे भैया ये है हमारे किसके पास में? मोटा भाई अमित शाह जी के पास में है। किनके पास में है? अमित शाह जी के पास में है। मोटा भाई अमित शाह, ठीक है, मोटा भाई अमित शाह के पास में है। मुझे बताओ, प्रवर्तन निदेशालय, क्या बोलोगे? प्रवर्तन निदेशालय आपका, जिसको ईडी हम कहते हैं, ईडी, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, ईडी के जो साथी नए डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं? ईडी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ईडी के नए डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन। देखो ये नाम अपने आप में कमाल है, इस नाम के लिए तो हार्ट आ जाने चाहिए आपके तरीके, आपकी तरफ से। ये नाम अगर साथ लिख गया तो हार्ट उधर से आ जाने चाहिए। कौन है? अमित राहुल हैं। प्रवर्तन निदेशालय, बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? बहुत जल्दी राहुल सर आने वाले हैं चैनल पर एमटीएस के लिए मैथ्स की क्लास लेके। बिम्स्टेक महासचिव कौन बने हैं आपका? यानी बिम्स्टेक के जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं इंद्रमणि पांडे। क्या बोलोगे? इंद्रमणि पांडे बने हैं, इंद्रमणि पांडे बने हैं आपका। और याद रख लेना, ये भारत से पहले हैं, ये भारत से पहले हैं। मतलब अपनी राहुल सर की जोड़ी वो जयवीरू की जोड़ी है, उसमें कभी कोई खटास नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ मिठास मिठास है। और राहुल सर को आप जानते ही हैं कि मतलब दिल से कोई आदमी जितना प्योर हो सकता है उतने प्योर इंसान है। क्या बोलेंगे? प्रवर्तन निदेशालय बिम्स्टेक महासचिव क्या बोलेंगे? इंद्रमणि पांडे हैं। कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। ठीक है जी भाई साहब, ये आपको पता होने चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? जो कीर्ति पहल शुरू की वो किस मिनिस्ट्री ने शुरू की है? बताएं एक बार, कीर्ति पहल को किसने शुरू की है? ठीक है, अमित शाह से भी तकड़े हैं हमारे राहुल भाई, कभी ऐसा समझ रहे हो तुम? वो भी तो मोटा भाई है। आगे आएंगे, कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय? क्या बोलेंगे भैया? वो रक्षा मंत्रालय से सॉरी खेल मंत्रालय। कीर्ति पहल रक्षा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अटक गया क्या? ओके ओके ओके, ठीक है।
तो क्या बोलेंगे, आपका खेल मंत्रालय से संबंधित है कीर्ति पहल। क्या बोलोगे, मुझे बताओ वर्तमान में भैया खेल मंत्री कौन है, वर्तमान में खेल मंत्री, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, क्या बोलोगे, वर्तमान में खेल मंत्री है मनसुख मांडविया। क्या बोलोगे, मनसुख, मनसुख मांडविया है। कौन है, खेल मंत्री मनसुख मांडविया है, मनसुख मांडविया है। मुझे बताओ अभी चली थी 75/25 पहल, 75/25 एक साथी स्कीम शुरू हुई, ये कहाँ पर शुरू हुई थी, ये आपका किस मिनिस्ट्री के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको शुरू किया। क्या बोलोगे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भैया इसको शुरू किया। मैं आपसे पूछूं सागर परिक्रमा पहल किसने शुरू की, सागर परिक्रमा पहल, सागर परिक्रमा पहल जो है वो साथी आपका किसने, डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन के लिए शुरू की। क्या बोलोगे, डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मत्स्य पालन के लिए, किसके लिए, मत्स्य पालन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, मेरी गांव मेरी धरोहर। क्या बोलोगे, मेरी गांव नहीं मेरा गांव बोलेंगे, मेरा गांव मेरी धरोहर, माई विलेज माई हेरिटेज, मेरा गांव, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, ये किसने शुरू की है, माई विलेज माई हेरिटेज, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा। क्या बोलोगे, जो देश के गृह मंत्री हैं उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अभी साथ ही इसी तरह की एक योजना चली, डिजिटल डिटॉक्स योजना। क्या बोलेंगे उसको, डिजिटल, डिजिटल डिटॉक्स योजना। ये किस राज्य ने चलाई है, डिजिटल डिटॉक्स स्कीम, डिटॉक्स प्लान, ये किसने चलाया है साथी, आपका भैया कर्नाटक स्टेट ने चलाया है। किसने, कर्नाटक स्टेट ने चलाया है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि साथी मुझे बताओ इस बार ओलंपिक में कौन सा देश नहीं खेला था, इस बार ओलंपिक में कौन सा देश था जो नहीं खेल पाया था। तो आप बोलेंगे इस बार ओलंपिक में भैया जो भाग नहीं लिया था, वो भाग नहीं लिया था आपका किसने, रूस ने। किसने, रूस ने। और रूस में क्या बोलोगे, रूस के कजान में ही क्या हुआ आपका, किस देश में किया गया, इसी देश में किया गया ब्रिक्स गेम। अच्छा इसमें साथी आपका याद रख लेना 82 देश शामिल हुए थे, 82 देश, और ये खेल आगे चल के बहुत पॉपुलर होंगे, याद रख लेना। और 27 खेल इसमें आयोजित हुए, 27 खेल, ठीक है। कब हुए थे भैया, ये आपका 12 जून से लेकर के, ये डेट बेशक से आप मत याद रख लेना, 23 जून 2024 तक ये हुए थे, 2024 में हुए थे। क्योंकि रूस किस में नहीं खेला था, याद रख लेना, पेरिस ओलंपिक में रूस था या नहीं था, कौन कौन से देश नहीं थे, पेरिस में इसने क्या लिया था, भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। जैसे यूक्रेन, रूस यूक्रेन वॉर चल रहा था, यूक्रेन ने भी भाग नहीं लिया था। आपसे पूछे भैया इस ब्रिक्स गेम में इंडिया के कितने मेडल आए, इंडिया के मेडल आए हैं 29 मेडल। क्या बोलोगे, 29 मेडल भारत के आए, जिसमें 3 गोल्ड आए हमारे, 3 गोल्ड आए, और साथ ही 6 सिल्वर आए, 3 6 9, और आपका 20 ब्रॉन्ज आए थे, 20 ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर ये जो 3 गोल्ड आए ना, इनसे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 जो साथी गोल्ड आए हैं आपके, 3 गोल्ड ये किस किस के हैं, कौन कौन भारतीय खिलाड़ी हैं, तो अर्पणा दहिया पहला गोल्ड इन्होंने जीता, अर्पणा दहिया। तो भविष्य में पूछा जाएगा अर्पणा दहिया किस खेल से जुड़ी हुई है, वुसु से जुड़ी हुई है। क्या बोलोगे, वुसु में इन्होंने क्या जीता, गोल्ड जीता, वुसु के लिए, वुसु गेम के लिए। जैसे मीनाक्षी ने 48 kg बॉक्सिंग में जीता था, मीनाक्षी ने क्या जीता साथी, आपका गोल्ड जीता, किस में जीता, बॉक्सिंग में जीता, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में जीता। अन्य गेम्स के गोल्ड पूछे जाते हैं हमेशा। अनामिका ने बॉक्सिंग में जीता, आपका क्या जीता, अनामिका ने गोल्ड जीता, और किस में जीता, बॉक्सिंग में जीता। पहला स्थान इसमें दोस्त रूस का ही रहा था, पहला स्थान इसमें रूस का ही रहा था, ये आपको याद रख लेना, क्योंकि ये गेम्स पहली बार हुए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ग्लोबल यानी कि वैश्विक लैंगिक, लैंगिक जेंडर किसको बोलते हैं, एक लैंगिक जो अंतराल होता है साथी, जो विषमता होती है, उसको भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत का आया है 129वां स्थान, 129वां। पहला स्थान किसका आया है इसमें, पहला जो स्थान आया, पहला स्थान आया साथी आपका आइसलैंड का, किसका, आइसलैंड का आया। अंतिम स्थान किसका था ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में, अंतिम जो स्थान है वो सूडान का था। क्या बोलोगे, सूडान का। कभी भी आपसे पूछे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो कब से शुरू हुई, 2006 से शुरू हुई थी साथी, कब से शुरू हुई थी, 2006 से शुरू हुई थी, 2006 से।
2006 से शुरू हुई थी। मुझे बताओ इसी तरह से मैं आपसे पूछूं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या आई? वर्ल्ड हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या आई? फर्स्ट पर तो रहा फिनलैंड आपका सबसे खुशहाल देश, और आपका दोस्त ये पता नहीं, अब तुम ये तो समझ भी गए होगे कि भैया रैंक में तो गड़बड़ रहती है, किसी को कुछ भी रैंक दे देते हैं। ये रैंक बिल्कुल विश्वसनीय, मैं तो मानता नहीं इनको विश्वसनीय, आप बेशक मानते रहें, वो बात अलग है, वो आपकी समझ है, ठीक है। मैंने तो बांग्लादेश के हालात देखे और मेरा तो विश्वास ही नहीं रहा कि भैया बांग्लादेश को इन्होंने हमसे ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र मान रखा था, है ना। तो क्या बोलेंगे भैया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया कितने पर आया? 126 रैंक रही। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में क्या बोलोगे? वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में। ऐसा लगता है जैसे ये भी किसी के प्रभाव में इंडेक्स तैयार करते हो। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको तैयार करता है। तो भारत की जो रैंक है, जैसे फर्स्ट पे कौन आया था? फर्स्ट पे आया था नॉर्वे, नॉर्वे। और साथ ही इंडिया की जो रैंक आई वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में, इंडिया की रैंक आई आपका, क्या बोलेंगे इसको, इंडिया की रैंक आई थी आपका इंडिया 159, क्या बोलोगे, 159 रैंक आई थी, 159 रैंक आई थी इंडिया की, है ना। ये आपको पता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? यूएन साथी जनरल असेंबली के द्वारा किसको घोषित कर दिया गया है? 25 मई को घोषित कर दिया गया है। क्या बोलेंगे? 25 मई को घोषित कर दिया गया है। यूएनओ के जो सारे के सारे 193 मेंबर हैं, यूएन में जो 193 सदस्य देश हैं, उन सभी ने इस पे क्या दे दी? सहमति दे दी, ठीक है। मुझे बताना, हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारे देश में कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे भैया 29 अगस्त को। किन की याद में मनाया जाता है? मेजर, किन की याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। मैं पूछूं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे ही एक बंगाल सरकार ने खेला हुए दिवस घोषित कर दिया था, बंगाल सरकार ने, ठीक है। बंगाल सरकार ने फुटबॉल के लिए क्या बोला था? बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा खेला हुए दिवस, खेला हुए दिवस वो कब घोषित किया गया था? खेला हुए दिवस कब घोषित किया गया था आपका? फुटबॉल से संबंधित था ये भी। तो आप बोलेंगे भैया 16 अगस्त को ममता बनर्जी ने इसको लॉन्च किया था, 16 अगस्त को ममता बनर्जी ने, ठीक है, ममता बनर्जी ने। आगे आएंगे, और फिर कहीं पे कोई घटना होती है तो वहाँ पे फिर क्या भेज देती है? भीड़ देखी आपने? अभी ममता बनर्जी को लेके वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो डॉक्टर को लेकर के कोलकाता में, ममता बनर्जी ने, वो किसने भेजी वो भीड़? आपको लगता है कि बिगर गवर्नमेंट के किसी उस समझ के कोई भी आदमी ऐसे जाके प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर भीड़ ऐसे हमला कर देगी? गवर्नमेंट का साथ नहीं होगा, ऐसे ममता बनर्जी है, ठीक है। हम लोग नेता चुनते हैं इस बात के लिए कि कल जाके वो सशक्त तरीके से हमारा साथ देंगे, गलत मुद्दों के खिलाफ खड़े होंगे, और कल को नेताजी जैसे ही शक्ति में आ जाते हैं तो नेताजी क्या हो जाते हैं? नेताजी हो जाते हैं फिर अपने हितों की पूरा करने के लिए आगे। भैया फिर से बताता हूँ, कल आपको बताया, ठीक है, संजीव सर की कल क्लास होगी आपका संडे में इंग्लिश के लिए, और सीजीएल जिन साथियों का एग्जाम है अभी, हालांकि सबका तो पेपर 9 तारीख को नहीं हो जाएगा, 26 तक चलेगा सीजीएल आपका, 26 तक। एमटीएस आपका 30 से शुरू होगा। तो ये दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कल आप इसको जरूर करें, ओके, ठीक है भाई साहब, ठीक है मेरी बहन जी। तो सबके लिए मैसेज है मेरा, तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन, इसका आंसर मत लिखा करो, ये मेरे और तुम्हारे बीच का प्यार है, ये समझ लो, ये हमारा तुम्हारा बीच का लव कनेक्शन है, ठीक है, भाई बहन के बीच का प्यार है, भाई भाई के बीच का प्यार है। ये आंसर चाहिए, हमेशा इसका आंसर लिखना है। इसके पैसे नहीं मिलते तुम्हें, ना हमें मिलते इसके पैसे की कमेंट लिखने से। इससे पता चलता है कि कितने बच्चे हमारी क्लास में साथी आपका, कितने बच्चे हैं जो डेडिकेटेड हैं। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए एसएससी सीएचएसएल के लिए। मैं उनको पहले तो दोस्त आपका ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि जो साथी क्वालिफाई हुए हैं। जिन साथियों के मैसेज आ रहे हैं तो टीम आपस में डिस्कस कर रही है। दरअसल में ऐसा होता है कई बार बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं तो क्लासेस आपका अक्सर चला दी जाती है। लेकिन जब हमने बोला एसएससी का हर एग्ज़ाम की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे वो मेंस हो, चाहे 50 बच्चे हों पढ़ने वाले, चाहे 100 बच्चे हों, तो आपके लिए क्लासेस चलेंगी। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरे वर्ड्स हैं आपसे। यूट्यूब पर ही चलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे, ठीक है, कोई कोर्स नहीं आएगा।
तो टूटे हुए सपनों को सजाना आता है और रूठे हुए दिल को मनाना आता है। उसे कह दो हमारे जख्मों की परवाह ना करे, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है। तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, नमस्ते। रिवीजन करके मिलना मेरे भाई। प्रणाम, टेक केयर।